सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल फॉर दिस आवर न्यू सेशन। मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस दूसरे सत्र के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का जो सेशन हुआ था शायद आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी ने नोट्स लिखे होंगे। मगर शेयर तो अभी तक किसी ने नहीं किया, कुछ इसने मैसेज डाला था मगर ये एक अच्छी बात है कि सेशन के इस बाद कुछ मुझे मैसेज आए कि जो फेयर करके हमें भेजना चाहते हैं। बाकी लोगों की क्या समस्या है कोई बता सकता है? इशरत जी, दीपाली जी, माधुरी जी, दीक्षिता जी। हाँ, यस सर, श्योर हम लोग प्रिपेयर करके आई विल सेंड इट टू यू। ओके, व्हाट अबाउट अदर ऑल? माधुरी जी, Sir, I'll दीपाली send जी, it to you by today only, sir. टुडे ओके, यस थैंक यू। हाँ यस, सर, करके देंगे। कल भेजेंगे, ठीक है। दीपाली जी, Yes, sir. I will send you by tomorrow. ओके टुमारो यू विल सेंड इट। ओके, ठीक Yeah. है, मैं वेट करूँगा मगर ये याद रखिएगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है एक एक सेशन खत्म होते ही क्योंकि हम नोट्स भी कैसे लेते हैं, उसमें क्या करेक्शंस चाहिए, ये हम तुरंत बता सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे भेजे और भेजते ही मैंने ये जवाब दे दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, जिस तरह से ये नोट्स अच्छे बन सकेंगे। रनिंग Oh, नोट्स जो होते हैं, वो फ्रेश होता है, हमारे दिमाग में उस समय जो चलता है वो हम लिखते हैं और हाँ. जब हम उसको एडिट करके भेजते हैं, हमारा कोई ये फ़िल्म स्टोरी नहीं है कि चलो अब जा कर के हमें कोई स्क्रिप्ट बना के फ़िल्म बनानी है, ऐसा भी नहीं है। सो जो आपने लिखा है वही भेजना है। उसमें करेक्शंस करके आप अपने लिए रखिए। चाहे बाद में आप उसको Okay. टाइप्ड करके रखिए, आपका पूरा एक नोट्स का ये बन जाएगा, फिर आप चाहे तो बाद में एक बुक पब्लिश कीजिए, रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिए, बट इट्स आफ्टरवर्ड्स। मगर जो लिखा है तुरंत वो इसलिए हम माँगते हैं कि हम लोग सेशन में कितने सीरियसली बैठे हैं, ये समझ में आता है इसलिए। ठीक है जी। हाँ, Okay. ईश्वर जी कुछ कहना है आपको? हाँ यस सर सर Hmm. मुझे सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि सर आप बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हो। आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो सर ओके। आप जब बोले शुद्ध हिंदी तो क्या आप उसका थोड़ा इंग्लिश में भी बता सकते हैं? Yes, okay. Please inform me whenever you will not understood any point, then you can raise the hand and you can ask me again. Otherwise, ओके after completing the session also you can ask to me because I ओके सर mentioned that our notes will be in English. Our reference material will be in English. So, ओके so it's not problematic for you. So after completing the 3-4 sessions, if you feel again that there is something problem, then you can ask me at that same time. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, most welcome. So now we'll start our today's session. As I mentioned, already Khyati ji is also co-host here. So you can in next sessions also, if anyone ready for to cooperate with me, then I will make you as co-host. For when I start the presentation, one or two participants will maybe they will join. So you can just admit to them for that purpose. Okay. Now we will start our session. Just a minute. Can you see this presentation? आपको मेरा यस सर। फाइल दिखाई दे रहा है? यस, ओके। सो व्हाट इज़ आवर सिलेबस? अगर आपके सामने हो तो उसको देखिएगा। वी हैव 4 पेपर्स। आज हम इसको थोड़ा समझेंगे। पहला तो जो हमारा टॉपिक है कल हमने उसकी बात की, व्हाई ये कोर्स क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या हम अचीव करना चाहते हैं? बट हमारे आजकल सारे जब हम नैक का मॉक नैक करते वी आर द अप्रूव्ड एजेंसी फॉर मॉक नैक। किसी भी इंस्टीट्यूट का जो नैक होता है उसका हम प्री मॉक नैक करते हैं या प्री नैक जिसको हम कहते हैं। सारी तैयारी हम कर देते हैं। सारी यूनिवर्सिटी अब तक हमने 37 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का मॉक नैक किया हुआ है और बाद में नैक कमिटी केस में जाते हैं। तो हम उस समय कोर्स का आउटकम पूछते हैं। आपने जो भी प्रोग्राम या जो कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हुए हैं, तो हम उसका आउटकम पूछते हैं। तो आउटकम पूछने के लिए आपको पहले कोर्स शुरू करते समय ही सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये क्लियर करना चाहिए। व्हाट इज़ योर आउटकम? आउटकम तो वैसे हम नैक कमिटी को देते हैं या जहाँ हम सबमिट करते हैं। अभी जैसे मैंने कल कहा था हमारे जीटीयू के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर नवीन जी, तो उनके सामने हमने बताया था कि ये हमारा आउटकम होगा। मगर मैं ये अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ, दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी टू क्लियर द सेम थिंग फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स टू। स्टूडेंट्स ये शब्द मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, मगर कुछ समय ऐसा होता है कि दोज़ हू आर सीनियर और दे आर इन द प्रोफेशंस, देन दे विल नॉट फील लाइक गुड
क्या हम स्टूडेंट है ऐसा उस समय उनको महसूस होता है। तो मैं तो खुद को जीवन भर अपना मैं विद्यार्थी ही हूँ ऐसा समझता हूँ। फॉरएवर आई मीन माय लाइफ आई विल बी द स्टूडेंट बट इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑल सो आई यूज द वर्ड पार्टिसिपेंट्स। So for the participants it's my duty to clear what will be outcome of this course। तो ये आप भी समझने का प्रयास कीजिए जो मैंने कल बताने का ये किया था। अगर उसमें भी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। एक लाइन में कोई बोल सकता है कि कल क्या मैंने बताया था? व्हाट इज़ आवर एम ऑफ दिस कोर्स? राइट एनीवन? कोई बता सकता है? यस प्लीज मानसी जी। सर आपने ये एक चीज बताई थी कि अगर हम आज में जो हेरिटेज में जितनी भी चीजें वो इनटेंजिबल या टेंजिबल, मोस्टली इनटेंजिबल हेरिटेज में हम जो भी चीजें वैल्यूज ऐड करते हैं अपने जीवन में, अगर उसको हम अपने जीवन में यूज कर सके और लोगों को भी उसके लिए उसको यूज करने के फायदे बता सके और वो भी अपने जीवन में यूज कर सके, तो इस कोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगा। बाकी तो क्या है कि समझ में आया, एग्जाम दे दिए, 100 मार्क्स आ गए, उसका तो वो अपना एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसका वैल्यू कुछ ऐड नहीं होगा। यस सो सीरियस स्टडी तो हम करेंगे ही, जरूर करेंगे। यस ख्याति जी कुछ कहना आपको? जी ख्याति सर जी। वो आपने आपने बताया था कि दिस कोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम हेरिटेज और जो हमारा कल्चर है उसके साथ एक वैल्यू अटैच कर पाए ताकि हम टूरिज्म को मैनेज कर पाए। बिकॉज जब तक हम वो मतलब टूरिज्म तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक हम उस हेरिटेज और कल्चर को वैल्यू नहीं अटैच करते। एंड दिस कैन बी डन थ्रू एजुकेशन। यस थैंक यू थैंक यू। यस दीपाली जी आपको कुछ कहना है? यस सर, मुझे लगता है आप सबसे बड़ा पॉइंट जो दिया है दैट इज द हैप्पीनेस। हम जो भी करेंगे उससे हमको आनंद मिलना चाहिए। तो हम हमारा कल्चर या क्योंकि हम अपने यंगर वंस हमारे से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे, तो उनको उसमें कुछ मतलब नहीं, उनको भी उसमें आनंद मिला तो अब गरबा वगैरह दे विल एंजॉय, क्योंकि वो डांस का फॉर्म है। वैसे हम हर इसमें आनंद ढूंढना शुरू करें तो इट विल बी, मुझे वो अच्छा रहेगा हमारे को प्रिजर्व करने की हमारी धरोहर। यस These all points are correct। वैल्यू बेस्ड है, हैप्पीनेस है, उसमें सबसे बड़ी एक खुशी की बात है। हम खुशी से उसको समझना चाहिए और हम जब उसमें खुशियां ढूंढने का प्रयास करेंगे तब हम उसको केयर भी करेंगे। यस इप्सिता जी आपको कुछ कहना है? इप्सिता जी हाँ आप सर, हम लोग खुद सीखेंगे तभी हम लोग बाकी को सिखा पाएंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज एंड कल्चर, तभी हम लोग खुशी से बाकी सबको वो सिखा पाएंगे, उसके अवेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए तो हमको भी ये जानना चाहिए। जी थैंक यू। So connecting this heritage in our day-to-day life, the first thing and most important thing, connecting the heritage in our day-to-day life। अब उसके आगे आप values, happiness जो भी लिखना है लिखिएगा। Second thing is that when you understood what is this heritage, then automatically you can manage any type of tourism। It's an tourism management, it's an heritage management, cultural management, anything you can use any words। So अगर एक बार हमको वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाए तब जा करके हम जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमने किया है कुछ प्लेसेस पे जो है, ये हमने किया है कि कैसे उसको हम करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी महाराष्ट्र में अगर आप आते हैं तो उस समय आप जो है महाराष्ट्र में शेगांव नाम से एक संस्थान है, वहाँ के जहाँ गजानन महाराज संस्थान है, कभी आकर के देखिएगा कि कैसे टूरिज्म को मैनेज किया जाता है, कैसे कल्चर को हेरिटेज को मैनेजमेंट किया जाता है। ये तीनों वर्ड अलग नहीं है मेरे हिसाब से, सारा एक ही है। यहाँ आके मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन दिस पॉइंट। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सेगांव नाम का गांव है, गजानन महाराज संस्थान ट्रस्ट है। लाखों की संख्या में लोग वहां आते हैं, मगर फिर भी वहां आपको कहीं भी आपको ऐसा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्टेशन पर उतरेंगे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट नहीं है नजदीक में, दूरी पर है, नागपुर एयरपोर्ट है नजदीक या औरंगाबाद है। बट आप अगर सेगांव को आएंगे तो ट्रेन से उतरेंगे, जैसे आप ट्रेन से उतर के नीचे आएंगे वहां आपको सामने कुछ लोग मिलेंगे स्टेशन के बाहर, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। वो आपको पूछेंगे, माउली आप दर्शन के लिए आए हैं क्या? आर यू हियर फॉर टू दर्शना? सो इफ यस, तो गाड़ी आपके सामने खड़ी है शेगांव संस्थान की, उसमें जाकर के बैठ जाइए। आप तुरंत पूछेंगे
कि कितना टिकट होगा, नो, इट्स फ्री, कोई सेवा के शुल्क नहीं है, आप बैठ जाइए। सो ऐसे एक ट्रेन आ गई, एक गाड़ी चली गई, फिर दूसरी गाड़ी आती है, उनकी खड़े रहती है, दूसरे लोग आते, वो आपको जो है विनम्रता से पूछते हैं, वो गाड़ी आपको प्रॉपर्ली वहाँ उनका जो धर्मशाला का ये होगा वहाँ पहुँचाएगी। वहाँ पर भी जैसे आप वहाँ से उतरेंगे, अगर वृद्ध व्यक्ति होंगे या कोई जिसको हम कहते हैं ना कि डिफरेंट एबिलिटीज़, दिव्यांग आजकल जो हम शब्द यूज़ करते हैं, उनके लिए मदद के लिए लोग वहाँ खड़े रहेंगे और आपको वहाँ अंदर ले जाएँगे, आपका आधार कार्ड और जो भी है वो दिखाना है और वहाँ पे 3 तरह के अलग-अलग फैसिलिटीज़ है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, जिसमें ₹50 ओनली ₹50 में आपको जो है डॉर्मिटरी मिलेगा। नीट एंड क्लीन एकदम जैसा हमारा आईटीडीसी का जो डॉर्मिटरीज़ रहता है, आप में से अगर कोई रहे होंगे आईटीडीसी केस में, तो वो डॉर्मिटरीज़ बहुत ही सुंदर है। उसमें आप रह सकते हैं, ओनली ₹50 चार्ज। अगर सेपरेट रूम चाहिए, तो 5 लोगों के लिए ₹150 में सेपरेट रूम भी मिलता है। इसका सोचिएगा ₹30 में हो जाएगा। अब आप सोचेंगे किस तरह से? वो तो उनका अपना व्यवस्था है, वो जान तो फैमिली जब रहती है, पति-पत्नी हैं और बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनके लिए ₹150 में वो एक अलग रूम देते हैं। एसी अगर रूम चाहिए, जिसको हम सूट बोलते हैं, एसी चाहिए, तो ₹500 में आपको एसी मिलेगा 24 आवर्स के लिए, चेकआउट टाइम 24 आवर्स। तो मगर हर जगह पर लोग आपके सामने खड़े रहेंगे कि माऊली क्या सेवा करें हम आपकी? आपको वो सारा और भोजन करने के लिए जाएँगे तो ₹30 में पूरा पेट भर के बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। वहाँ जाके क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ अंदर जाकर के जो है आप देख सकते हैं कि भोजन कैसे बन रहा है और 7 रुपीज़ में आपको जो है बिसलेरी वाटर का बॉटल मिलता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अरे! कितने अच्छे काम कर रहे हैं हम। गुरुद्वारे के यहाँ पर सिख समाज जो सेवा करता है तब हम सोचते हैं, चाहे जितना श्रीमंत व्यक्ति हो, कितना उसके पास पैसा है, इट्स नो एनी क्राइटेरिया फॉर टू द सर्विस, तो वो लोग आके वहाँ सेवा करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं ना, अगर हमारी श्रद्धा वहाँ जुड़ी हुई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हमारा हेरिटेज साइट हम कहते हैं, तो हम क्यों नहीं सेवा दे सकते? एनी टाइप ऑफ द सर्विसेज़। तो वहाँ लोग खड़े रहेंगे, आप सोचेंगे कि हमारा भी नंबर आना है, अगर आप वहाँ पर जाके अपना नाम लिखवाएँगे कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, तो आपको 2 साल कम से कम वेटिंग करना होगा। इतना क्यों पहले से वहाँ यानी लोगों ने अपने नाम दर्ज करके रखे। गाँव के गाँव आते हैं, पूरे गाँव का नाम दर्ज होता है कि हमारा पूरा गाँव इस दिन आएगा और पूरा गाँव यहाँ सेवा देगा। आजू-बाजू के गाँवों से ऐसे लोगों ने अपने दर्ज किए हुए, तो 2 साल के बाद आपका नंबर आएगा। So this is what the best heritage and cultural tourism management. This is an example. So ideal role models हमारे सामने होने हैं स्टडी पॉइंट के लिए, इसलिए आपको ये नोट करना है। अभी हमारा ये डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करना, तो हमें उसमें से खुशी ढूँढनी है टेंजिबल इंटेंजिबल में। वो तो आपको मिलेगी, जैसे मैंने कहा चाहे आप गीत गाते हो, चाहे आप लिखते हो, चाहे आप नृत्य करना चाहते हो, मेहंदी निकालना चाहते हो, रंगोली निकालना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी आर्ट। मैं अपने बचपन में अपनी बहन के साथ बैठ कर के वो कपड़े पर पुराना कपड़ा होता था, सिर्फ़ वो क्लीन करके उसको एक रिंग लगा करके थ्रेड से जो है हम लोग उसके ऊपर डिज़ाइन्स बनाते थे। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। सो यहाँ पर जब हम हमारा जो सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस में हम पहला ही जो पॉइंट हमारे सामने आता है, तो अगर आपके सामने सिलेबस हो तो आप देखिए, नहीं तो यहाँ सामने देख सकते हैं, मीनिंग एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म। अब ये पहला पॉइंट जो है हमारा, हमारी दूसरी रिसोर्स पर्सन जो है, वो भी आपको इसके बारे में बताएँगे। डॉक्टर रूपश्री प्रधान जो है उड़ीसा से है और वो आपको इसके बारे में सिखाएँगे। मगर फिर भी मैं प्रयास करूँगा आपको बताने का, फिर और एक बार रिवीजन होगा, रिपीट होगा। दोनों केस में शायद अलग-अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। रिपिटेशन होगा, रिवीजन होगा, तो आपको ज़्यादा पक्का हो जाएगा। सो मीनिंग एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म। अब इसके लिए जब हम स्टडी मटेरियल को देखते हैं, एनी टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल, अब ये आपके सामने एक स्टडी मटेरियल है, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप इसमें जब देखते हैं, तो डेफिनेशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड इट्स स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स, ये सारी बात करते हुए यहाँ नेल नेपियर का एक ये दिया हुआ है। इट बिकम्स एविडेंट दैट टर्म्स टूरिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 16th century. टूरिज्म इज द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशंस। अब ये सारी डेफिनेशंस आपको तो शेयर करेंगे, आप पढ़ेंगे, मगर फिर लास्ट में यहाँ ये दिया है, टूरिज्म डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग टू and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.
अब इस डेफिनेशन को जब हम लेते हैं टूरिज्म डिफाइंड एज को, तो ये ऊपर वाला डेफिनेशन ऑटोमेटिकली वहां से कुछ हमें लगता है कि इसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 16th सेंचुरी के बाद आया है। टूरिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 16th सेंचुरी। इज इट ट्रू? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वास्तव है? टूरिज्म 16th सेंचुरी के बाद आया है, ऐसा वहां लिखा गया है। आर यू एग्री विद दिस? हम अपना दिमाग No, खुला रख sir. के सोचेंगे। No, नो। sir. No. व्हाई? कैन यू से रीजन ऑफ दिस? सर बिकॉज इन एंशियंट पीरियड ऑल्सो हमने देखा कि बहुत चाइनीज पिलग्रिम्स एंड ऑल जुआनजांग एंड दे केम टू आवर कंट्री, सो वो भी तो ट्रैवलर ही थे, तो वो भी तो ट्रैवल करने के लिए ही आए थे यहाँ पे। देखिए कि ट्रैवलिंग में जैसे दो, अभी भी आपको ये नोट करना होगा, टूरिज्म शब्द जब यूज किए हैं, पर्यटन, और टूरिस्ट शब्द जब यूज किए हैं, तो उसके डेफिनेशन में सिंपली हम ये देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूरिस्ट? जो अपने घर से घूमने के लिए बाहर निकला है। द सिंपल डेफिनेशन, द वन हु कम आउटसाइड ऑफ हिज होम और हिज होम टाउन फॉर जस्ट ट्रैवलिंग, घूमने के लिए निकला है। ओके, तो ये सिंपल सा टूरिस्ट का एक डेफिनेशन हम कहते हैं। अब इस बात को अगर देखेंगे तो हमारे देश में हजारों सालों की परंपरा में हम ये देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने तो भी तीर्थ यात्राओं के नाम हम बता सकते हैं, जिसमें लोग यात्राएं कर रहे हैं ना। व्हाट इज द यात्रा? ट्रैवलिंग है ना एक तरह का वो भी, और वो भी, उसमें भी टूरिज्म है, क्योंकि वो लोग क्या सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं? अगर दर्शन के लिए सिर्फ जाना होता तो कोई बुलक कार्ट निकालते, या फिर जो हमारा हॉर्स कार्ट होता है, टांगा जो होता है, उसमें बैठ के चले जाते, या बस से चले जाते। अगर मॉडर्न की अगर हम बात करेंगे तो बस में बैठे और चले गए, पैदल पैदल जा रहे हो तो इसका कारण क्या है? अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद सिर्फ यात्रा नहीं, ट्रेकिंग की बात करेंगे, पहाड़ों पर चढ़ने की बात करेंगे। पहाड़ों पर चढ़ने की बात भी क्या हमारे यहाँ पर सिर्फ अभी आई है? सालों से ये चलता आ रहा है हमारा। हम कहते हैं ना कि हम कैलाश सरोवर के इसके लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं। तो क्या लोग सीधा जाते हैं? कभी देखा? वो भी उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ट्रैवलिंग करते-करते जाते हैं। रास्ते में ऐसे कुछ पॉइंट आते हैं कि जहाँ कोई मंदिर नहीं है अभी भी, मगर वहाँ भी लोग ऐसे ट्रैवलिंग करते-करते जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इट मीन्स दैट देयर इज एन ट्रेडिशन इन इंडिया। भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हजारों साल से लोग इस तरह से यात्रा, भ्रमण कर रहे हैं। इसी भ्रमण से हमारे यहाँ पर एक शब्द आया है, कोई बता सकता है वो क्या है? अ वर्ड इज देयर, पर्टिकुलर वर्ड इज देयर। पर्यटक के लिए एक ऑप्शनल शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में हमें प्राप्त होता है। उस शब्द को कोई बता सकेगा? आप सबको पता है वो शब्द, मुझे भी पता है, आपको सबको पता है, बस वो याद आना चाहिए। जैन मॉन्क्स को क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को क्या कहते हैं? साधु। साधु ये अलग शब्द है, ये थोड़ा, क्योंकि उसका डेफिनेशन अलग बन जाएगा फिलोसॉफिकल व्यू में। उसके लिए और दो शब्द है, याद कीजिएगा। कोई किसी को याद आता है? थोड़ा मेमोरी पे ये कीजिएगा। भिक्षु। भिक्षु ये भी अलग शब्द है, और दूसरे दो शब्द है, ट्राई कीजिए। जैन मॉन्क को क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या कहते हैं? वैसी तरह का शब्द जो है हिंदू कल्चर में भी यूज किया जाता है। इस्लाम कल्चर को अगर देखा जाए तो उसमें भी 6th सेंचुरी के बाद ऐसे वर्ड आते हैं, मगर वो अलग इसमें पैमाने में आते हैं। मगर भारतीय इसमें 2000 साल पहले से वो शब्द आया हुआ है। बताइए, श्रमण शब्द किसी को पता है? श्रमण। Yes, sir. Heard that word. हाँ, तो आप प्रयास कीजिएगा या गूगल कीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूँ अच्छी बातों के लिए गूगल कीजिएगा। ट्राई टू सर्च आउट द नेम ऑफ जैन मॉन्क को क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर जैन मॉन्क, व्हाट इज द वर्ड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, उसको क्या कहते हैं। तो जिस समय आपको ये शब्द मिलेंगे, मंत्र अगर आपको शायद पता होंगे तो उसमें भी आ जाता है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। हम बुद्धिस्ट मंत्र की जब बात करते हैं तो सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि अन्नादिदाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधि, ये बोलते रहते हैं। या जैन इसमें भी हम बोलते कि एक से बट उन्होंने तो श्रेणीबद्ध उसमें ये किया है कि कौन साधु है, फिर कौन महावीर है, उसके बारे में उन्होंने मंत्र ये किए हैं। तो हमारे इसमें हम जो है उसको श्रवण कहते हैं, और यही संस्कृति जो है
चातुर्मास परंपरा किसी को पता है? चातुर्मास परंपरा क्या होती है? चातुर्मास परंपरा किसी को पता हो तो बोलिए। Yes, sir. Sir, this is Nikita. जी Sir, मैं खुद जैन हूँ. जी So जी, 4 महीने आपको होते तुरंत हैं. जवाब That देना is, चाहिए था, आप तो भूल गए। sir, maybe आचार्य. We can say them नहीं नहीं आचार्य. नहीं नहीं नहीं, आचार्य नहीं, आचार्य बात अलग है। आचार्य तो हमारे गुरु होते हैं, उसको छोड़ के भी, क्योंकि आचार्य के जो फॉलोअर्स होंगे वो भी तो घूमते ही है ना, वो कहाँ अकेले रहते हैं? दिगंबर इसमें तो आप देखते हैं, श्वेतांबर भी घूमते हैं मगर दिगंबर ज्यादा घूमते हैं। तो उसमें तो हम देखते हैं कि वो कहीं भी जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते हैं, या एक एक्चुअली तो 1 दिन से ज्यादा नहीं ठहरना होता है, मगर फिर भी कहीं अगर चातुर्मास हो तो वो चले जाते हैं। तो ये चातुर्मास परंपरा क्या है? सर, जो ये बारिश का मौसम होते हैं, 4 मास होते हैं वहाँ पे. तो हम्म वो वहाँ पे बारिश होती है. तो द monks can't do विहार. They can't हम्म go, मतलब move one place to another. So वो एक जगह ले लेते हैं और वहाँ पे वो स्टे करते हैं. तो वो जो ये ये 4 ये महीने होते ये हैं. पॉइंट ये पॉइंट नोट आउट कीजिएगा सब लोग। उन्होंने क्या कहा? ये 4 महीने वो एक जगह रहते हैं, उसको चातुर्मास। इट मीन्स दैट अदर 8 मंथ्स, 8 महीने वो क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते रहते हैं। वो 8, हाँ, वो विहार करते हैं. हम लोग उनको हाँ, विहार बोलते हैं. विहार शब्द बराबर, अभी 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 आ गया बराबर आपसे, विहार। तो हमारे देश में विहार बने ही किस लिए थे? विहार का मतलब ही क्या है? विहार माने घूमना, बराबर है ना? ऐसे घुमक्कड़ लोगों को रहने के लिए जो जगह है वो है विहार। तो जहां हमारे देश में विहार हम कितने साल पुराने देखते हैं? लगभग 2000 साल पुराने मिनिमम, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ विहारों की संस्कृति जो आई है, तो क्यों नहीं किसी डेफिनेशन में इसको यूज किया गया है? इसका कारण है, आज भी हमारे भारतीय सिलेबस में भी, क्षमा करना, यूनिवर्सिटी सिलेबसेस में भी जो डेफिनेशंस यूज किए जा रहे हैं वो हम फॉरेन से ही ले रहे हैं। व्हाई शुड इट नेसेसरी? हम खुद अपनी डेफिनेशंस क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे, हम खुद लिखेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम किताब पब्लिश करेंगे और वो किताबें आने वाली जनरेशंस के लिए वो सिलेबस बुक बनेगी। तो ये हमको करना है, क्योंकि कोर्स की शुरुआत हमने ही की है ना, अभी हम लोगों ने की है, तो हम लोग ही करेंगे। तो यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस। लिखिए इसको, कि इस पॉइंट को लिखिएगा कि जब हम विहार करते हैं और विहार करने वाले लोगों के लिए विहार बनाए गए, शब्द ही वो है, शब्द ही वो है, पर्यटक जो हम कह रहे हैं ना। तो हमारे पास जैन श्रमण संस्कृति है। अब भ्रमण से ब्राह्मण शब्द भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है, ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का क्या काम था? पठन पाठन, बराबर है ना? अध्ययन अध्यापन, यही काम था। बस उसमें 2 प्रकार थे, एक था कि जो विवाहित था और दूसरा एक अविवाहित था। जो विवाहित था वो घर गृहस्थी में रहता था, और जो अविवाहित होता था वो आश्रम में रहता था। आश्रम है ना, गुरुकुल। और आश्रम में भी 2 तरह के प्रकार थे। एक वो था कि जो आश्रम में ही निवासी करके रहता था, वो भी शादी कर सकते थे, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को हम देखते हैं तो ऋषि है, ऋषि पत्नी भी है। उसके साथ-साथ ऐसे दूसरे भी होते थे कि जो यानी जिन जो ब्रह्मचर्य में रहते हुए अखंड जो है विहार करते थे। अभी एक शब्द संत रामदास जी को देखिएगा, तो रामदास क्या करते किए? शादी नहीं किए ना, तो वो पूरा भारत भ्रमण करते थे। तो हमारे देश में ऐसे भ्रमण करने वाले, चलिए अब अभी मैं दूसरी बात आपको बोलता हूँ। नदी को हम जानते हैं, नदी संस्कृतियों को हम जानते हैं, हमारी टूरिज्म की डेफिनेशन को हम देखेंगे। नदी संस्कृति को हम जानते हैं। क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे? नर्मदा को जो घूमते हैं उसके लिए शब्द क्या है? पूरा नर्मदा रिवर जो है घूमते, कोई बताएगा? हाँ जी बोलिए। परिक्रमा. करेक्ट। व्हाट इज द परिक्रमा? क्या है, वहां कोई मंदिर ही रहता है क्या परिक्रमा में? जरूरी नहीं, है? नहीं. हाँ, उस नदी का जो सारा मुख से लेकर के जो पूरा अंत तक ये है, वो सारा गोल घूमना है। एक ये तो पूर्ण परिक्रमा कहते हैं इसको, पूर्ण परिक्रमा। दूसरी होती है कोई विशिष्ट बिंदु चुन लिए जाते हैं, ये इतने किलोमीटर का दायरा जो है उसको हम एक परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा में कहीं भी मंदिर हो ये कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब ही ये देखिएगा कि हमारे यहाँ टूरिज्म है पहले से, मगर हम ही इसको कभी स्पेसिफिकली देख नहीं पाए। तो ये हमारी दृष्टि, हम निर्माण हमारे पास है, मगर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करना है। जिस देश में विहार ही निर्माण हुए विहार करने वालों के लिए, जिस देश में संस्कृति ही बनी परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए, तो ये नदी परिक्रमा है। जल संस्कृति हम उसके साथ जोड़ देते हैं। तीसरा इसको छोड़ के
फिर आगे और एक आया, उसका नाम है वो बाद में आया, वो क्या है, कोई बता सकता है एनीवन? मैंने अभी अभी पहले शब्द वो यूज किया था बात करते करते, कोई बता सकता है? तीर्थ यात्रा, मराठी में उसके लिए वर्ड है वारी। तो तीर्थ यात्रा आपको शायद पता होगा, जगन्नाथ यात्रा रहती है। तो उसके साथ-साथ कार्तिकेय की एक यात्रा रहती है। आप में से कितने लोग यात्रा में गए मुझे पता नहीं, मगर महाराष्ट्र की अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो पंढरपुर की यात्रा होती है विठ्ठला की। लोग तिरुपति यात्रा के लिए भी जाते हैं। और तिरुपति यात्रा पैदल में मैं कहीं नहीं गया, मगर पंढरपुर में ज़रूर गया हूँ। तो पंढरपुर की यात्रा में जब यात्रा निकलती है तो कोने-कोने से, महाराष्ट्र के हर कोने से एक वारी, दिंडी बोलते हैं उसको, दिंडी। तो एक दिंडी आती है। तो ये दिंडी क्या होती है, कम से कम जो है 100-200 लोगों से लेकर के 5-10 हज़ार लोगों तक का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं दिंडी। और ये दिंडी हर कोने-कोने से, महाराष्ट्र के कोने से आती है, नॉट ओनली महाराष्ट्र, तेलंगाना से आते हैं, कर्नाटक से भी लोग आते हैं। हम लोग कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर से, उदगीर से थे, तो हम लोग ढूंढा महाराज देगलूरकर उनकी वारी में दिंडी में चलते थे। मेरे माता-पिता, हमारे दादा-दादी जो थे, वो सब उसमें चलते थे। मैं भी बचपन में 5 बार उनके साथ इस पैदल वारी में गया। अब ये वारी जो है हमारे देश में कब से चल रही है? तो कल मैंने संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण दिया था, तो उसके पहले की अगर हम बात करें तो नामदेवे रचिला पाया तुका झाला से कळस, यानी संत नामदेव महाराज जो है उनकी बात करते हैं। तो लगभग अगर डॉक्यूमेंट भी अगर देखा जाए, जिसको हम कहेंगे शिला शासन हमारे पास उपलब्ध है, कॉपर प्लेट्स उपलब्ध है, लिटरेरी सोर्सेस उपलब्ध, 12वीं शताब्दी से हमारे पास इसके प्रमाण उपलब्ध है। इट मीन्स दैट वी हैव द एविडेंसेस फ्रॉम द 12th century in literary sources, copper plates, inscriptions. Specifically, I am pointing up, I mentioned these things for the Maharashtra. So it means that we have 800 years, 8th centuries हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। फिर भी ये बोल रहे हैं कि 16th सेंचुरी के बाद टूरिज्म आया है। तो हमको खुद को ये देखना होगा कि बाबा वाक्यम प्रमाणम किसी ने बोला इसलिए हम मानेंगे नहीं। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम अपनी दृष्टि खुली रखेंगे और हम अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद करेंगे। एग्जाम में भी जब आप जवाब लिखेंगे, इसी तरह से लिखे, याद रखिएगा। वहां आपको ऐसा ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ये बनाया है और उसमें ही आपको लिखना है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जो मैंने कहा है कि आप अपना ये खुला रखिए, आप उसमें जरूर लिखिएगा। तो तीन तीन बातें आपने नोट की। पहली बात हमने कहा विहार के बारे में, दूसरा हमने बताया कि हमारे नदी परिक्रमा के बारे में, परिक्रमा शब्द है, परिक्रमा, ठीक है, नदी परिक्रमा जल संस्कृति से साथ जुड़ा। और तीसरा शब्द है जो अभी हमने कहा, वो है तीर्थ यात्रा या उसी का महाराष्ट्र में हमने नाम बताया आपको, वारी। तो जिसको वारी शब्द मराठी में यूज किया जाए, इससे और भी कई शब्द हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में। सो अभी आपका ये काम है कि आपके खुद के, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट्स की 1 या 2 यात्राएं कौन सी है, ये आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, ऐसी कौन सी यात्राएं हमारे स्टेट में होती है और वो आपको लिखना है। ये आज का आपका असाइनमेंट रहेगा कि कौन सी यात्रा है, सिर्फ नाम लिखना है और कब से शुरू हुआ, अगर उसका कुछ एविडेंस है तो उतना ही लिखना है। कि जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो है पंढरपुर की यात्रा होती है, तो 12वीं शताब्दी से शुरू हुए उसके प्रमाण मिलते हैं। बस इतना ही 1-2 लाइन लिखने हैं और 1 या 2 यात्राओं के बारे में लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पर तुळजापुर की भी यात्रा होती है, तो जेजुरी की यात्रा होती है, जेजुरी खंडोबा है। तो ये हमारे जो भेड़ बकरे चराने वाले, जो धनगर हटकर समाज कहते हैं हम उसको यहाँ पर, तो उनका, उनके ये चराने वाले, भेड़ बकरे चराने वाले, उनकी जो देवता है उसको खंडोबा, मैलार देव कहा जाता है। तो जेजुरी के लिए यह यात्रा निकलती है। तुळजा भवानी है हमारे यहाँ पर, तो भवानी की यात्रा निकलती है। और उसको छोड़ करके ये हमारे मध्य भारत में और उत्तर भारत में कावड़ यात्रा होती है, शायद आपको पता होगा कावड़ यात्रा। अब जैन संस्कृति में देखिएगा, दिगंबर तो कितनी यात्रा करते हैं। मैं हमेशा जितना ट्रैवलिंग करता हूँ रास्ते में एक जगह कभी रहते नहीं है। कहाँ जा रहे, अंजनेरी जा रहे, कहाँ जा रहे तो और कहीं आगे दिंडोरी जा रहे, कहाँ जा रहे तो उधर हमारे यहाँ हाथकणंगले बाहुबली क्षेत्र है उधर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां जा रहे हैं। तो यानी ये भ्रमण करते ही रहते हैं, कब से कर रहे हैं पता नहीं। अच्छा, प्रमाण देखेंगे तो ग्रंथों को निकाल करके देखिएगा या फिर जो है कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस को देखिएगा, तो कई सारे प्रमाण आपको इसमें प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो हमारे देश की जो परंपरा है, एक कॉमन मैन भी जब यात्रा के लिए निकलता था तो हमारे देश में एक शब्द आया है, उसके निवास के लिए रहने की व्यवस्था जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, इन्हीं में से
कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी भी अभी भी तक भी वो बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। हाँ जी दीपाली जी। धर्मशाला। करेक्ट, धर्मशाला। अब ये क्या है? धर्मशाला क्या शब्द है? यहाँ कोई शाला होती है क्या? पाठशाला है क्या? ये कोई पढ़ाया जाता है? धर्मशाला, तो धर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द रिलीजन? धर्म क्या है? आप अपने इष्ट देवता को जहाँ देखने के लिए जा रहे, घूम रहे, तो जाते जाते जहाँ पर आप पड़ाव कर सकते हैं, रुक सकते हैं, उस गांव को भी देख सकते हैं, और वहां आपके निवास की, भोजन की व्यवस्था निशुल्क रूप से की जाती है, उसको धर्मशाला कहते हैं। आजकल थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए ले लेते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो हमारे जो होटल्स, लॉजेस होते हैं, उससे बहुत कम कीमत आज भी धर्मशाला में होती है, निवास के शुल्क जो होते हैं। स्पेशली मैं जब चंडीगढ़ गया था, तो चंडीगढ़ में 2 दिन की व्याख्यान ये थी, और मगर उसके बाद मुझे चंडीगढ़ शहर अध्ययन करना था, तो बाद में मुझे और 5, 6, 7 दिन रुकने थे। तो कहाँ जाऊँगा? तो मैंने सेक्टर नंबर 15 ए में, वहाँ एक जैन धर्मशाला है, बड़ी अच्छी। वहाँ गया, मैंने पूछा, मैं तो जैन नहीं हूँ, मगर मैं रुकना चाहता हूँ, रुक सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए, किस लिए? मैं हमेशा मेरी बैग में मेरी अपनी किताब रखता हूँ। एक किताब निकाल कर के दिखाया कि मैं ऐसे घुमक्कड़ हूँ, घूमते रहता हूँ, मुझे रहना है। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप तो अच्छा लिख रहे, रह जाइएगा। तो मैं वहाँ पर रुका। देश में जहाँ भी आप जाओगे, भारत का कोई ऐसा एक शहर बताइए कि जहाँ आपको धर्मशाला नहीं मिलेगी। कोई भी एक बड़ा शहर बताइएगा, ऐसा कोई शहर नहीं मिलेगा। दिल्ली शहर में भी धर्मशाला है, मुंबई में धर्मशालाएँ हैं। यानी जिस देश की संस्कृति में ही आम आदमी को रहने के लिए भी ये व्यवस्थाएँ पहले से की गई है, उस देश की संस्कृति के इसमें हमने कभी देखा ही नहीं कि ये सारी व्यवस्थाएँ निर्माण ही इसीलिए हुई थी। अब दूसरी बात हम करते हैं इसको छोड़ करके, अब ये हो गया कॉमन मैन की हम बात कर रहे हैं, बराबर? उसके बाद चलिएगा, अब व्यापार करने वाले लोगों के लिए एक शब्द आया है, क्या है वो शब्द, कोई बताएगा? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं आज? हमारा है मीनिंग एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म, ओके? तो थोड़ा मुझे बताइएगा कि कोई व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था होती थी, या उनको क्या कहा कहते हैं? हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में व्यापारी के लिए शब्द क्या आया है? कोई बता सकता है? कुछ लोगों ने तो ये कहा वणिक। कि हाँ जी, जी। सर वणिक। वणिक, हाँ ठीक है, वणिक भी एक शब्द है, और उससे और प्राचीन में कोई बता सकता है? उसके बारे में जो है काफ़ी सारे इसमें लिखा गया है। पाणिनि का अष्टाध्यायी जिन्होंने अगर पढ़ा होगा, तो उसका चैप्टर नंबर 6 जो है, उसमें 8वें नंबर का श्लोक का पहला पंक्ति आता है। उसमें वो बहुत सुंदर वर्णन करता है। कालिदास ने भी सुंदर वर्णन किए, राजाहाल गाथा सप्तशती में भी वर्णन किए हैं। तो उनके लिए शब्द है पणि, पणि, बराबर है ना? पणि, P-A-N-I, पणि। पणि माने व्यापार करने वाला। अच्छा, वो अकेला होता था क्या पणि? नहीं, पणि के साथ में उसके कई सारे सहयोगी होते थे या नौकर होते थे, दास जिसको कहें। तो ये सारे मिलकर के समूह के साथ जाते थे, बराबर है? तो उनके लिए भी निवास की व्यवस्था बनी, उसके लिए क्या कहते हैं? अच्छा, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं की, मगर वो, उन्होंने तो पैसा दिया, दान भी दिया, और उससे भी व्यवस्था करवाई। तो प्राचीन भारत में इससे तैयार हुआ जो ग्रह है, उसको क्या कहते हैं? बताइए कोई। विहार हमारे पास जैसे बने, वैसे महाविहार बने, महाविहार। तो महाविहार बनने का जो है, जैसे अगर आप कभी अजंता गए या एलोरा गए, तो एलोरा में आपको जो है केव नंबर 5, उसको थेरवाड़ा कहते हैं, थेरवाड़ा, ऐसा शब्द वहाँ यूज़ किया है, बट इट्स एक्चुअली महाविहार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? जब समूह के साथ लोग आएँगे, उनके निवास की व्यवस्था जहाँ की जाती है, या उन लोगों के बाद जहाँ पर बाकी कार्य भी होते हैं, पठन-पाठन के लिए ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, सभागृह ऐसा भी शब्द यूज़ करेंगे, बट कनेक्टेड विथ द गेस्ट रूम्स, निवास व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ सभागृह, उसको कहेंगे महाविहार। अब ये बाद में अध्ययन के लिए भी यूज़ किए गए, जैसे नालंदा महाविहार, है ना? नालंदा महाविहार। आज भी नाम वही है यूनिवर्सिटी का, हमारे जो बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने जिसको ये किया, मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ था, नालंदा नवनालंदा महाविहार ऐसा नाम है। ऐसे महाविहार हमको प्राप्त होते हैं। इसके बनने की कांसेप्ट ही यही थी कि जब भी एनी टाइम व्हेन दिस टाइप ऑफ दिस पीपल्स व्हेन दे केम टू देयर, दे कैन लिव देयर, और वो जब आगे चलेंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा माल होता था ना, सामान होता था।
तो जो खच्चर होते थे या जो भी जिसके ऊपर ये लाद कर लेके आते थे, चाहे जो भी प्राणी हो, बुलक होते, तो ये सामान उतार करके भी वहाँ रख सकते थे और फिर वहाँ रह के फिर वहाँ से आजू-बाजू में जा सकते थे। अच्छा, उन लोगों ने खुद के लिए भी बनाए और साथ-साथ दान भी दिए, ताकि वहाँ कोई आचार्य उनके विद्यार्थियों के साथ अगर पठन-पाठन अगर करना है, तो उनको भी वहाँ पर निवास की व्यवस्था हो जाए। सबसे पहले जो बने वो थे महाविहार। अब पणि जो है, तो पणि के साथ एक शब्द फिर हमारे भारत के इसमें जुड़ा था, वो शब्द था आर्य, आर्य। ये आर्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई सारे डिबेट्स हुए हैं। टूरिज्म की बात जब हम करते हैं, तो कई कई डिबेट जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि आर्य जो है वो ऐसे इधर से आए थे, यहाँ रहे और फिर और कुछ लोगों ने कहा नहीं तो वो तो मूलतः यहीं से थे। अब हम भारत की जब बात करते हैं, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म देख रहे हैं, ओके? तो उसे हमको इसको देखना है। भारत का नाम जब आता है तो क्या आता है जब हम ये साहित्य को पढ़ते हैं तो आर्यावर्ते भरतखंडे, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त वगैरह ऐसा शब्द आता है। प्राचीन भारत की बात जब हम करते हैं तो हम बृहद भारत देखते हैं, बराबर है ना? ये भारत कितना बड़ा है? रशिया के कोने से लेकर के यहाँ हम जो बोलते हैं ना कि श्रीलंका का जो है और इस तरफ में ऊपर जो नेपाल और तिब्बत और ये सारा जो हिस्सा है ब्रह्मदेश, ये सारा भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, गांधार सारा प्रांत जो है, ये बृहद भारत, जम्बू द्वीप की जब हम बात करते हैं तो उसमें बृहद भारत की बात आती है। तो ये इस भारत की बात जब हम करेंगे, उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे, तब उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उस समय के भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्य यहीं से थे, ये बात याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जिसको हम द्रविड़ संस्कृति कहते हैं, देखिएगा, किसी को आप विभाजित करके भारत को नहीं देख सकते, ये पहला याद रखिएगा। हम सब मिलके ही भारत बनता है। मैंने एक बार भारत की डेफिनेशन लिखते समय ऐसा लिखा था जो जैन म्यूज़ियम बन रहा था उस समय में, तो मैंने ये लिखा था कि वैदिक प्लस अवैदिक, वेदों को मानने वाले और वेदों को ना मानने वाले। ना मानने वाले में तो कई सारे हो सकते हैं, फिर अब हम जैसे कहते हैं कि जैन है, बौद्ध है, वैदिक, अवैदिक ऐसा लिखा था मैंने, प्लस लिखा था ये सारे। अब अवैदिक में कौन आएँगे? सब कुछ आएँगे। चारवाक दर्शन से लेकर के बाकी सब लोग भी आ सकते हैं। तो बाद में इसमें जो है एडिशंस होते गए, अलग-अलग संस्कृतियाँ, इस्लाम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति, कई सारी संस्कृतियाँ इसमें ऐड होती गई। तो ये मिलकर बना ये पूरा भारत आज का जो हम देख रहे हैं। बाद में उसके कई सारे टुकड़े भी हुए। मगर प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो उस समय जो ये पणि जो व्यापार कर रहे थे, तो पणि के साथ जो समूह होता था, आज भी देखिएगा मालविका का अग्निमित्र जो नाट्य है, कालिदास और भूपति के नाटकों को अगर आप पढ़ेंगे, तो उस मालविका का अग्निमित्र में वो पत्नी अपने पति के लिए शब्द यूज़ करती है, हे आर्य। पति के लिए वो शब्द यूज़ करी है, पति के लिए। वो आर्य शब्द यूज़ करी है। अब आपको यहाँ समझना होगा। नो कन्फ्यूज़न, कोई डिबेट नहीं। क्योंकि यहाँ पर आम स्त्री भी जब ये शब्द बोल रही है, हे आर्य, तो हे आर्य पति के लिए शब्द यूज़ करी यानी मालक, अहो मालक, मराठी में हम बोलते हैं अहो मालक। आज आज भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये शब्द यूज़ होता है पति के लिए। ओ मालक, कुठं चालले तुम्ही? आप कहाँ जा रहे हैं? ए मालिक, तो आप कहाँ जा रहे हैं? मालिक पति के लिए एक आदरार्थी, बस ऐसे शब्द यूज़ किए गए, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलाम है, इस तरह से नहीं है। तो ये संस्कृति में जो शब्द रूढ़ हो गए, उससे हम समझते हैं। अच्छा, ये भी देखिएगा कि यहाँ क्या सिर्फ़ पुरुष ही विहार करते थे और स्त्रियाँ नहीं करती थी? क्या यहाँ पर सिर्फ़ पुरुष ही विचरण करते थे, स्त्रियाँ नहीं करती थी? ऐसा कुछ है? कोई उदाहरण बता सकते हैं मुझे? एक आध उदाहरण बता सकते हैं किसी स्त्री का? कोई भी बताइए, मिडीवल इंडिया का बताइए, लेट मिडीवल इंडिया का बताइए, कोई भी बताइए। आधुनिक का बताइए, चलिए एक घुमक्कड़ स्त्री का नाम बताइए आधुनिक में। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मुझे मालूम है जो वारी पंढरपुर की रहती है तो उसमें भी हम जनाबाई, बहनाबाई, मुक्ताबाई वो सब लोग करेक्ट। भी उनके इनके साथ जाते थे। और कर्नाटक में है वो बसवेश्वर का, उनका महानंदा, और उनके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अभंग भी करते थे और वो यात्रा भी करते अक्कवा, यल्लवा ऐसे कई सारे नाम आते हैं कर्नाटक के इसमें। जी।
तो आपने अच्छा बताया, इन्होंने महाराष्ट्र का और कर्नाटक का उदाहरण बताया। महाराष्ट्र में ये नाम बहुत आते हैं, ये संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, ये जो है ये सारे हमारे 15th 16th सेंचुरी के जो है। और यात्रा की परंपरा महाराष्ट्र की इस यात्रा में है तुलसी का ये लेकर के, पौधा लेकर के, छोटा सा तुलसी वृंदावन छोटा सा लेकर के सर पे जो है महिला ही आगे चलती है और वारी सारी उनके पीछे चलती है, यात्रा जो है उनके पीछे चलती है। तो इसका मतलब है द लीडिंग रोल बाय दिस वुमन, तो महिला के द्वारा ये लीडिंग रोल होता है। तो आज जब भी हम भी जाते थे तो माँ हमारे घर से छोटा सा लेकर के निकलती थी और उनका टोली उनकी जो है पूरी वो आगे रहती थी, उनका ग्रुप आगे रहता था, हम सब पीछे रहते थे। एक सिर्फ वो जो बजाने अपने वीणा जो होती थी गले में वो बजाने वाले होते थे, वो आगे होते थे, बाकी सब पुरुष पीछे चलते थे। तो ये लीडिंग रोल के इसमें हमको ये नाम मिलते हैं। ऐसे और भी नाम फाइंड आउट आप कर सकते हैं। आधुनिक भारत के इसमें बोलूँ तो मेरे पहचान में शीतल महाजन जी है, कि जिसने पूरे विश्व के सारे खंडों में जो है वो ट्रैवलिंग और जंपिंग किया है, वो पैराशूट जंपिंग करते हैं। और हमारे जलगाँव से ही थी तो हमारा परिचय हुआ, वो हमारे कोर्स में भी एज़ अ पार्टिसिपेंट सहभागी हुई थी। उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि ये टूरिज़्म के कोर्सेज़ चलते हैं और टूरिज़्म का पर्सपेक्टिव ये होता है, तो 7 डे शॉर्ट टर्म कोर्स किया था, तो वो जॉइन हुई थी हमारे इसमें। हाँ, दीपाली जी। आधुनिक भारत में बोले तो हम सबसे पहले नंदिनी पंत, उनका नाम ले सकते हैं। उन्होंने तो अंटार्कटिका तक जाकर आए। ऐसे कई नाम आएँगे अभी हमारे सामने आधुनिक के। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि आप अपने-अपने स्टेट के ऐसे नाम अगर आपको प्राप्त होंगे तो ढूँढिएगा। व्हाई? क्योंकि हम जो कहते हैं ना बैन था, हमारे यहाँ पर बैन था, ऐसा जो कहते हैं, तो उनके लिए पहले तो ये कि समुद्र लांघना निषिद्ध था। ये बाद में ब्रिटिश पीरियड में ये शब्द बहुत रूढ़ हुआ। हमने तो 7 समुंदर भी पार किए थे भई। ट्रैवलर्स की डायरियाज़ पढ़ कर के देखिएगा, जैसे हम फाइयान की डायरियाँ यहाँ पढ़ते हैं, तो भारत के ट्रैवलर्स की किसी ने डायरी पढ़ी है? बता सकता है कोई कि भारत का कोई ट्रैवलर, एनी नेम सिलेबस में कभी आया है? सिलेबस में कभी आया है कोई ट्रैवलर? भारतीय ट्रैवलर का नाम कोई बता सकता है? हमने अब तक भारतीय इतिहास के प्राचीन साधन जो बोलते हैं कि यस, बोलिए इप्सिता जी। Yes, sir. In Ashoka's inscriptions, like वो रुमिंदी और निगाली का इंस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोका ट्रैवल्ड टू नेपाल. वेरी ट्रू। So अभी नेपाल is a different country, but तब शायद, but he traveled from Yes. here, from Patliputra to he traveled to Nepal, Nigli Sagar. यस, नॉट ओनली अशोका बट अशोका ने ऐसे कई लोगों को भेजा था, है ना? हाँ, महेंद्र शंघुमित्रा को in Ceylon. ऐसे और भी कई नाम आते हैं इतिहास में। हमने Yes. गलती ये कर दी कि हम भारत के इतिहास का वर्णन इन लोगों ने किया है, ये बताने के लिए हमने हमेशा फॉरेनर्स की डायरीज पढ़ी है ना? ट्रैवलर्स डायरीज हमने पढ़ी है। उसमें हम बोलते हैं फाइयान, युआन शॉन्ग, ऐसे नाम हम पढ़ते हैं। भारत का वर्णन भारतीय लोगों ने, हाँ, भारतीय लोगों ने जो ट्रैवलिंग किया है वो डायरियां कभी हमने देखी? नहीं देखी। वो है हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखिएगा हमारे पास जैसे महिपति महाराज जी की एक बड़ी उन्होंने लिखी हुई ये है ग्रंथ है, उसका नाम है भक्ति विजय कथासार। ये मराठी में है, मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं इतना ऑथेंटिकली बोल सकूंगा। वो लिखा गया था 17th सेंचुरी के, इसमें उन्होंने जितना भी घूमा, जितना भी ट्रैवलिंग किया, वो सारा उस ग्रंथ में लिख के रखा है। तो ऐसे हमारे पास और भी कुछ ग्रंथ आते हैं। अगर आप में से किसी को अगर लगता है कि ये फाइंड आउट करें और हम लिख सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स एन पार्ट ऑफ आवर स्टडी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे भारतीय ट्रैवलर्स, इंडियन ट्रैवलर जो घूमे, जिन्होंने भारत का वर्णन किया, भारत के बाहर का भी वर्णन किया। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि सम्राट अशोक ने इस तरह से जो है बाहर भेजे थे धर्म प्रसार के लिए, धम्म प्रसार के लिए लोगों को भेजा था, संघमित्रा को और इसको। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस अभी देखिए कि भारत के बाहर ऐसे कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति का वर्णन आता है। जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग्स इन गूगल, द इंस्क्रिप्शंस which mentioned about Indian culture। और भारत के बाहर अभी जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, इंडोनेशिया का अगर सर्च करेंगे तो इंडोनेशिया में 2 बड़े-बड़े इंस्क्रिप्शन है ऐसे, जिसमें भारतीय संस्कृति का वर्णन नामों के साथ प्राप्त होता है। तो ऐसे और भी फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि भारत में समुद्र लांघना निषिद्ध था या नहीं था। अगर लांघना निषिद्ध था तो रामायण का ही वर्णन पढ़िएगा ना। हनुमान कहाँ गए थे? हनुमान कहाँ गए थे? समुद्र लांघकर ही तो गए थे ना, उड्डान किए और वहां गए, लंका में गए, और ये वर्णन मिलते हैं रामायण में। रामायण की सबसे प्राचीन प्रत कहाँ पर है? 6th सेंचुरी की
ये हमारे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में प्राप्त हुई है 6th सेंचुरी की। तो उस समय तो उनको ये पता नहीं था 6th सेंचुरी में कि आगे चल कर के ऐसा कोई डिबेट होने वाला है, उसमें भी तो इसके वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। तो इट मीन्स दैट हमारे देश में ये पर्यटन की परंपरा चलती आ रही है। We can find out this in our literary sources, in our inscriptions, in our copper plates, and in our all this local stories also. लोकल स्टोरीज में देखना होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दीपाली जी कुछ कहना है आपको? सबसे पहले तो हम आद्य शंकराचार्य जी का कहते हैं कि उन्होंने भारत के चारों कोनों में उनका मठ आएंगे स्थापन आएंगे करा। वहां तक भी हम आएंगे, अभी अभी वही आगे चल रहे हैं। तो ये नॉट अभी जैसे इन्होंने उदाहरण दिया शंकराचार्य जी का, ऐसे और भी उदाहरण आप देखेंगे। लोग किस लिए घूमते थे, एक वाक्य संस्कृत में बहुत सुंदर आया है टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिए, वो है कि राजा जो है वो सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है, मगर विद्वान जो है उसकी सर्वत्र पूजा होती है। सर्वत्र का शब्द क्या है? विद्वानों सर्वत्र पूज्यते। सर्वत्र का मतलब क्या है? विद्वान लोग क्या करते थे, यानी जिसको शब्द बाद में यूज किए साधु, एवरीवेयर, मतलब सब जगह, यस। सर्वत्र, तो सर्वत्र हर माने वो जगह। क्या करते थे, वो किसी भी राजा के पास जाकर के वो बोलते थे कि खंडन मंडन होता था। क्या है खंडन मंडन? वहां जाते थे, वहां के विद्वानों को राजा को चैलेंज करते थे कि आप में अगर कोई आपके इसमें अगर ऐसा विद्वान हो तो बुलाइएगा, हम उसके साथ चर्चा करेंगे। शास्त्रार्थ कहते थे उसको, चर्चा करेंगे और शास्त्रार्थ करके अगर उन्होंने हमें पराजित किया तो हम उनको ये देंगे, यानी हमारे गुरु का दर्जा उनको देंगे या वो बड़े हमसे बड़े विद्वान कहलाएंगे। तो ये शास्त्रार्थ होता था। वो विद्वान वहां नहीं रुकता था, वहां से जय हुआ पराजय हुआ जो भी, वहां से वो आगे चलते थे, फिर वहां से और आगे चलते थे। तो ऐसे शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, सायना, कितने तो भी मध्वाचार्य, कई नाम हम बता सकेंगे। उसमें ही आप देखिएगा कि एक उदाहरण भी प्राप्त होता है कि जब वो माहेश्वर आए थे तो माहेश्वर में एक स्त्री मिली थी जिस स्त्री ने उनका पराभव किया था। उस स्त्री का नाम कोई जानता है? सर्च कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। सारे जवाब तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो देना भी नहीं चाहिए। सारे अगर मैं ही करूंगा तो आप ढूंढेंगे क्या? तो महेश्वर में शंकराचार्य जी को खंडन मंडन में एक स्त्री ने उनको पराभूत किया था। इसका मतलब थी यहाँ की स्त्रियां भी उतनी ही विद्वान थी। अब हमको फाइंड आउट ये करना है कि ये विद्वान जो है सारी जगह घूमते रहते थे, एक राजा से दूसरे राजा की तरफ जाते रहते थे और ये प्रवास जो है वो निरंतर चलता रहता था। कितने और प्रमाण देंगे, ऐसे तो हम बात करेंगे तो एक सेशन सिर्फ इसी का हो जाएगा। इसका मतलब है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भारत में ऐसे कई उदाहरण आते हैं, हम जिसको अभी कुछ पॉइंट आउट किए हैं, कुछ और पॉइंट आउट आप खुद करेंगे। तो ये परंपरा जहां हजारों साल से हमारे देश में दिखाई देती है, बृहद भारत से लेकर आधुनिक भारत तक की पूरी बात करते हैं हम। तो व्हाई शुड वी नीड टू मेंशन दिस कि ये जो बात है 16th सेंचुरी के बाद ही आई, उनके देश में होगा, उनके देश में 16वीं शताब्दी के बाद आया होगा, या लिखने वाले ने गलत लिखा होगा क्योंकि बाहर के देशों को भी देखते हैं, हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं, मगर उनके देश में भी अगर वो लोग पहले से अगर घूमते होंगे। अब ये मैनेजमेंट की जो शब्द आया है, व्यवस्थापन का जो शब्द आया है, आज भी देखिएगा कि ये हमारी पंढरपुर की यात्रा जब चलती है, उन लोगों का निवास 800 सालों से जहां होता था वहीं आज पर भी होता है। उनका भोजन जिस तरह से होता था, भोजन प्रबंध सारा जो है, जो गांव के गांव उनकी व्यवस्था करते थे, वो आज भी हो रहा है। मैंने खुद जो है रास्ते से चलते हुए देखा है कि वहां पर लोग जो है पूरे गांव के हर घर घर में भोजन बनता है और वो भोजन लेकर के आके वो रास्ते के किनारे पर गाड़ियां लेकर के खड़े रहते थे कि आने वाले लोगों को वहीं पर जो है खाना चलते चलते ही दिया जाएगा। वो जहां उनका मन करे वहां बैठ करके वो खाना इतना मिलता था हमको कि ये मुश्किल होता था कि रखेंगे कहाँ, तो लेते नहीं थे, जितना आवश्यक है उतना ही लेना। केले के और इसके ऐसे लाइन के ट्रक में भर के लोग खड़े रहते थे और वो हम लेते थे कि जिसको लेकर के हम आगे जो है कि जितना आवश्यक है उतना लेकर आगे चल, क्योंकि ये पता है कि घर से निकले जब से वापस आने तक कहीं रास्ते में खाने का कोई मुश्किल नहीं होगा। मुझे तो कभी नहीं हुआ, 5 साल में गया, रास्ते में 1 रुपए का भी खाना हमको कहीं भी खरीदना नहीं पड़ा, चाय तक खरीदनी नहीं पड़ी। आज भी चल रहा है, कभी अनुभव करके देखिएगा। कहीं भी एक यात्रा में आई, सबको लगता है तो आइए पंढरपुर हम साथ में मिलकर चलेंगे, क्योंकि ये अनुभव है और ये हमारे देश का यात्रा प्रबंधन, टूरिज्म मैनेजमेंट 800 ईयर से चल रहा है। देन व्हाई शुड वी नीड टू सी ओनली दिस फॉरेन डॉक्यूमेंट्स? जरूरत है, जरूर देखेंगे, जो अच्छा है उसको हम जरूर ग्रहण करेंगे,
मगर जो हमारे अंदर अच्छा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से निहित है, इफ इट इज देयर ऑलरेडी इन आवर कल्चर, देन व्हाई शुड वी नॉट डॉक्यूमेंट इट प्रॉपरली एंड टू मेक इट एज अ सिलेबस पार्ट? क्यों नहीं बना सकते हैं? इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है, इसमें अगर किसी को कुछ शंका है तो जरूर पूछिए। इफ देयर इज एन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म, देन प्लीज आस्क। हो सकता है कि मेरे बाद जो दूसरे रिसोर्स पर्सन आएंगे, जैसे मैंने बताया डॉक्टर रूपश्री प्रधान, शायद वो आपको कुछ और अलग पॉइंट्स पढ़ाएंगे और कोई दूसरे पॉइंट्स पढ़ाएंगे। तो उसमें अगर लगता है आपको कि चलो उन्होंने बताया उसमें गलत है, तुरंत टोकिएगा मत, सुन लीजिएगा। जो आपको लगता है कि यहाँ गलत है, फिर सेशन होने के बाद उनको बताइएगा कि फिर ये क्या है, जो अभी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो ये उनको पूछिएगा कि फिर ये क्या है, ये टूरिज्म नहीं है क्या? तो संवाद कीजिएगा, मगर वाद नहीं कीजिएगा। फिर बाद में चाहे मुझे बताइएगा, कोई बात नहीं, कि हम उस तरह से उसमें बदल करेंगे, क्योंकि कितने डेप्थ तक जाकर कौन बात करेगा, ये जिसके उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है? सो वी शुड नीड डायलॉग, वी शुड नीड इंटरेक्शन, नॉट द डिबेट। ओके? इफ देयर इज एन एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। कुछ पूछना है जरूर पूछिए। मीनिंग एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म। मीनिंग तो मैंने साफ तौर पर आपको बता दिया कि घर से बाहर जो निकला कुछ भी देखने के लिए, फॉर एनी पर्पज, दो इट इज एन बिजनेस, घर से बाहर जो निकला और जो घूमता रहता है वो पर्यटक है, और पर्यटन उसकी बात है। जी हाँ, मानसी जी। जी सर, धन्यवाद। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने भी अपने पर्पस के लिए सारा भ्रमण किया था, तो वो भी टूरिज्म का ही पार्ट हुआ ना। जी जी, सही बात है। अभी अभी देखिए कि इसको जो है दो तरह से हम देख सकते हैं। एजुकेशनल टूरिज्म आज हम बोलते हैं ना, या धर्म प्रसार की जो बात है, रिलीजियस टूरिज्म। अब रिलीजियस टूरिज्म में सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस को देखना इतना ही निहित नहीं है। वाइडन पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो उस रिलीजन का, धर्म का प्रचार प्रसार, अभी हमने संघमित्रा का उदाहरण दिया, सम्राट अशोका का उदाहरण दिया, तो उसके लिए शंकराचार्य का उदाहरण, शंकराचार्य जी का तो और अलग हेतु भी था। उनका क्या हेतु था? भारत में उस समय बहुत बड़ा एक ये खड़ा हुआ था, द्वैत और अद्वैत। शायद आपको पता होगा, ये हमारे जो दर्शन शास्त्र है, सिद्धांत जो है, तो द्वैत अद्वैत क्या है फिलॉसफी, किसी को भी शायद पता। हमारे यहाँ पर दो तत्व बहुत प्रभावी रहे, एक है शैव और दूसरा है वैष्णव। तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म में बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हुआ था। शायद आपको नामदेव महाराज की स्टोरी अगर पता होगी, तो उस स्टोरी में जिक्र किया है कि संत नामदेव जो है वो सिर्फ शिव को ही पूजन करते थे, शिव को छोड़ के दूसरे किसी की वो पूजा नहीं करना चाहते, नहीं चाहते, किसी भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहते, इतने कट्टर शैववादी थे। मगर हुआ ये एक बार कि पंढरपुर में जो है विठ्ठला का कमरबंद जो था वो टूट गया, वो सोने का दिया हुआ था, वो टूट गया था, उसको फिर से निर्माण करना था। और नामदेव महाराज जो थे वो सोनार थे, तो उनको बुलाया गया, तो बोले मैं नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँ? मैं तो शिव शिव की पूजा करता हूँ, वो तो विठ्ठला है, वो तो विष्णु का ये है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनको बोले भाई देखना नहीं चाहता था कोई बात नहीं, पट्टी बाँध ले आँखों के ऊपर, मगर आके काम करके दे दो, रिक्वेस्ट किए। हाँ, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, आँखें बंद करके जाना है तो ठीक है। फिर आँखों के ऊपर मोटी एक पट्टी बाँध दिए, हाथ पकड़ कर के कोई लेके गया और ले जाकर के जो है उनके सामने खड़ा कर दिए। फिर उन्होंने जब उस मूर्ति को हाथ लगाए कमर, देखे कि वो बोले कि ये तो शिव है, ये तो विष्णु नहीं है। तो कई बार उन्होंने ये किया, मगर वो बोले नहीं नहीं, ये तो आप मुझे जो है गलती से आप किसी शिव मंदिर में लेके आए। वो बोले भाई विट्ठल के मंदिर में खड़े हो, विट्ठला का है। नहीं नहीं बोले, विश्वास नहीं होता तो खोल के देख ले बोले पट्टी। तो खोल दिए पट्टी, तो सामने विष्णु का मूर्ति है, मगर उनके इसमें ही उनको शिव और विष्णु दोनों दिखाई दिए। तो बोले कि ये अलग नहीं है, एक ही है। तो कोई देवता का ये भिन्न नहीं है। अच्छा, देवता की इसमें भी बड़ा एक सवाल मुझे आता है, क्योंकि मैंने जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया का सेशन जब शुरू किया था, उस समय मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या ईश्वर है या नहीं है, आप क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली तो फिलोसॉफिकल का ये होता है, मगर मैंने उत्तर दिया क्योंकि हमारे इसमें ही निहित है, वो उत्तर भी हमारे वेदों में, उपनिषदों में दिया हुआ है ऑलरेडी। जो अपनी मन के अंदर, जो अपने मन में, अपनी आत्मा में ईश्वर को नहीं देख सकता, उसके लिए प्रतीक निर्माण किया जाता है, वो मूर्ति है। जो मैं अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को देखता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी मूर्ति को ईश्वर मानूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मन के अंदर ईश्वर है, और ईश्वर क्या है? ईश तत्व है। व्हाट इज़ द ईश तत्व? ईश क्या है? कि जो सुंदर है, यानी शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, जो हम बोलते हैं ना कि वो सुंदर है। तो सुंदरता क्या है? कि व्हाट इज़ द रिलीजन? कल बात करते-करते एक शब्द रह गया था। व्हाट इज़ द रिलीजन फॉर मी?
हाउ आई कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड, मैं दुनिया के साथ खुद को कैसे कनेक्ट करता हूँ, वो मेरा धर्म है। माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे बात हम करते हैं। मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट होता हूँ, मैं विश्व के साथ कैसे कनेक्ट होता हूँ। मेरी पूजा पद्धति जो है वो मेरा सिर्फ मेरे घर में अगर शिव भी है, विष्णु भी है, बाकी भी देवता अगर है, तो क्या आप कह सकेंगे कि ये कि वैष्णविज़्म है, शैविज़्म है, नथिंग एल्स। मैं तो मानता हूँ कि वेद में ही एक बहुत सुंदर वाक्य आया है, वो क्या है? वो है वसुधैव कुटुम्बकम, बहुत सुंदर शब्द है, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना? संत ज्ञानेश्वर पसायदान में बोलते हैं, जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणिजात, भूता परस्परे जड़ो प्राणिजात, यानी सारा चराचर सारा जगत जो है वो मैत्र है, मित्र है, फ्रेंडशिप है। सो व्हाई शुड वी नीड, क्यों झगड़ा चाहिए नहीं ना। तो शैविज्म वैष्णविज्म में बहुत कट्टरता जब फैली थी, उस समय शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ में। और भारत के चारों कोनों में उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य जी ने 4 कोनों में क्या स्थापन किया, कोई बता सकता है? क्या है मठ भारत में? वो मठ उसका नाम क्या है? उसका स्पेसिफिक नाम है? वो मठ बोलिए। स्थापन। नहीं, नहीं, मगर उसका उसका स्पेसिफिक नाम है, वो बोलिएगा। क्या बोलते हैं उसको? क्या है श्रृंगेरी का, क्या है? श्रृंगेरी क्या है? पीठ, पीठ बोलते हैं उसको, पीठ। 4 पीठ स्थापन किए। मठ नहीं बोलना, मठ कितने हैं अपने पास? हजारों की तादाद में मठ है भारत में, मगर वो पीठ है, पीठ, 4 पीठ स्थापन किए, बराबर है ना? वो पीठ जो है, तो ये 4 पीठ स्थापन करने का उद्देश्य ही क्या था? वही था ना कि भारत के चारों दिशाओं से, चारों कोनों से जो है ये सब जोड़ना है। मुझे आप बताइएगा कि, चलिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के नाम बताइएगा। 5 नाम बताइए, 5 भारत के प्रसिद्ध 5 तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। यस दीपाली जी, 1 बाय 1 कोई भी 5। काशी, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। आपके नोटबुक में भी लिखिएगा, आप सामने लिखिए, 4 बताए आपने, ठीक है। हाँ अक्षिता जी बोलिए, बोलिए एक के सर बाद एक। द्वारका, द्वारका, हाँ, द्वारका, द्वारका, फिर रामेश्वरम, रामेश्वरम, पुरी, पुरी। केदारनाथ. These we हम्म, say the 4 dhams of. Then ठीक we है। have Badrinath. नहीं, दूसरे ने बोला हुआ हम नहीं बोलना है, उसको छोड़ के बोलना है, कॉपी नहीं करना Sir है। Vaishno Devi, ठीक है, अभी फिर अभी अमरकंटक. लिखिएगा। हाँ यस, मानसी जी बोलिए, कोई भी 4-5 तीर्थ स्थल बताइए। सर सोमनाथ, सोमनाथ, हाँ, ओमकारेश्वर, ओंकारेश्वर, मुझे इतने ज्यादा याद नहीं आ रहे सर. ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब आप घूमते नहीं है ज्यादा, ठीक नहीं. है। हाँ निकिता जी बोलिए, बीच में कोई दूसरा साउंड ऑन नहीं करना है। दीपाली जी थोड़ा साउंड बंद रखिए। हाँ निकिता जी बोलिए। अजमेर की दरगाह, अजमेर दरगाह. अजमेर, हाँ जी। हाँ. देन सांची स्तूपा. सांची स्तूपा, हाँ। हाँ. देन त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्र. त्रिवेंद्रम, Yes. हाँ। Then Siddhivinayak temple in Mumbai. सिद्धि विनायक, ठीक है, हाँ. ओके। And one is in Gujarat Ambaji temple. अंबाजी, ठीक है, 5 हो गए, ओके, ठीक है। चलिए अभी इशरत जी आप बताइए, इशरत शौकत जी, 5 कोई भी तीर्थ स्थल या टूरिज्म के बताइए। इशरत शौकत जी आप है, माधुरी रानी जी। Yes, sir. ये शिरडी है, and then Saint Xavier, then Pondi, then we have Ramdas Temple in Andhra Pradesh, then Tirupati, then we have Lepakshi Temple is also there. We have many temples, sir. And Kannada, Hampi, any. हम्पी, खाती जी बताइए, 4-5 बताइए। सर एक ये गोल्डन टेम्पल हो गया, गोल्डन टेम्पल, फिर दूसरा हरिद्वार, हरिद्वार, अक्षरधाम, शिरडी। अक्षरधाम, शिरडी कॉपी किया आपने, शिरडी उन्होंने बताया था, अच्छा दूसरा शिरडी बताइए। बोला उज्जैन सर, उज्जैन। ठीक है। बस और सर एक, अभी और याद नहीं आ ठीक है, हाँ। रहे। अभी आपने देखा कि मैंने भी इतनी बार प्रयास किया, मुझसे गड़बड़ी यही हुई। रुमा सिंह जी, हाँ आप बताइए रुमा जी। हेलो,
गुड मॉर्निंग सर। सर उज्जैन, उज्जैन कॉपी किया आपने, नहीं बताना। हाँ दूसरे सॉरी, ऋषिकेश, अयोध्या, अयोध्या, कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर सर बस। ठीक है, ओके। हाँ हाँ। इशरत जी जुड़ गए हैं। इशरत जी आप भी बताइए, कोई 4-5 ऐसे स्थल बताइए। इशरत शौकत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? इशरत शौकत जी, अगर यस कुछ सर। हाँ जी जी प्लीज बताइए, 4-5 कोई भी स्थल बताइए जहाँ हमारे पर्यटकों की भीड़ होती है, ऐसे कोई भी भारत के 4-5 बताइए। जैसे निकिता जी ने अजमेर का ये बताया था, अभी बताइए कुछ 4-5 बताइए। अंबाजी है, द्वारका है, नहीं दूसरों का कॉपी नहीं करना है, वो तो बताया द्वारका था। है, हाँ अंबाजी है। हाँ, और दूसरी जी, नहीं इसको छोड़ के और बताइए। सॉरी सर। अच्छा जी जी ठीक है ठीक है। जैसे आप बता सकते हैं हमारे यहाँ पे जो है गुलबर्गा में ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह है, या और भी कई ऐसे स्थल है, तो आप जी सर हाँ ठीक है कोई बात सर नहीं। अच्छा मैं इसको उतना छोड़ के भी, अभी रिलीजन देखिएगा तरफ आपने नहीं हूँ जितने तो सर बताए मुझे तीर्थ नहीं स्थलों पता का है। ये बताया, मैंने भी कई बार ऐसा प्रयास किया लिखने का, मगर मेरी भी गड़बड़ ये हो गई कि जैसे अयोध्या है तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका लिखता गया। हुआ ये कि पूरी लिखने में मेरी भी गड़बड़ ऐसी हुई, 80% शिव के मंदिर आए, 80%, 20% उसको छोड़ करके राम कृष्णा और बाकी देवी के मंदिर जैसे वैष्णो देवी वगैरह बताए, और फिर अजमेर के बारे में मैंने लिखा और बाकी इसके बारे में लिखा। तो 80% आए तो मैं भी कंफ्यूज हुआ, ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे? तो ये सारा जो है हमारे यहाँ भव्यता का प्रभाव, जब हम कहते हैं भव्यता का प्रभाव, क्यों? जैसे देखिएगा कि भारत के सबसे बड़े विशाल मंदिर कहाँ पर है साइज के हिसाब से? विशाल साउथ। साउथ में है। साउथ में। हाँ बराबर। इस पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ जी बराबर, वो केरल में साउथ में ही है ना। तो जो विशाल मंदिर है जिसकी साइज बड़ी है, ऐसे भव्य मंदिर हमें ये साउथ में दिखाई देते हैं। नॉर्थ में भी बाद में बने धीरे धीरे, मगर कंपैरेटिव अगर देखेंगे संख्या के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से भी, तो बहुत ज्यादा साउथ में हमें दिखाई देते हैं। नॉर्थ में हमें वाइड स्प्रेड हुए नागर शैली जो है, पंचायतन शैली जिसको हम कहते हैं, तो वो मंदिर दिखते हैं। मंदिर समूहों की जब बात करते हैं, समूहों की, तो जैसे मध्य प्रदेश में बटेश्वर है ना, एक ही जगह पर सैकड़ों मंदिर है, छोटे छोटे इतने सारे मंदिर है। पद्मश्री के मोहम्मद जी जो है, उन्होंने वो सारा रिनोवेट किया था। वो वीडियो जब देखते हैं तब पता चलता है कितना बड़ा वर्क किया। तो ये इतने छोटे-छोटे मंदिर क्यों निर्माण हुए? उसका क्या कारण था? उस मंदिर में तो हम जा भी नहीं सकते अंदर, पूजा भी नहीं कर सकते अंदर बैठ के, फिर भी वो मंदिर बने। हम जहाँ गए वहाँ हमारी इष्ट देवता की हम कुछ ना कुछ तो ये कर पाए, स्थापना कर पाए, इसलिए लोगों ने वहाँ पर अपने से जितना बनता है उतना पैसा दे कर के वो बनवाया। मैं विहार नहीं बना सकता, मैं कोई बड़ी लेनी टेम नहीं बना सकता, बड़ा टेम्पल नहीं बना सकता, छोटे-छोटे बनाए। और ये छोटे-छोटे मंदिर कब के हैं? ये चंदेल डायनास्टी के, कलचुरी डायनास्टी के हैं। इट मीन्स इट स्टार्टेड अगेन फ्रॉम 10th और 12th सेंचुरी। उसके पहले के भी, जैसे उन्नकोटी है, उन्नकोटी, आपको शायद पता होगा, गूगल कर लीजिएगा उन्नकोटी। उन्नकोटी माने 1 करोड़ को 1 कम, उन्नकोटी। तो उन्नकोटी में इतने बड़े-बड़े ये दिखते हैं, उसके साथ-साथ छोटे-छोटे कई देवताओं के ये दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान जहाँ भी गया उसने प्रयास किया कि अपनी इष्ट देवता को अपने सामने देखने का। कारण क्या था? मन के अंदर भगवान को रखूँ, क्षमा करना ये बात बहुत कहना ये है, मगर लिखिएगा आप भी, मन के अंदर अगर भगवान को रखूँ, तो मन भी उतना ही आपको जो है ना, वो सुंदर रखना पड़ता है। उसको मन में बुराई आके किसी के बारे में द्वेष, किसी के बारे में नफ़रत मैं नहीं रख सकता अपने मन में। अगर ऐसे रखूँगा तो मन में अपने भगवान को कैसे रख पाऊँगा, है ना? किसी के बारे में मन में बुराई हो तो वो मंदिर नहीं बन सकता है, वो पवित्र है ना, वो पवित्रता। तो इससे तो अच्छा है कि बाहर रखूँ, ताकि उसके सामने सर झुकाऊँ, चल पड़ूँ, चाहे जो भी करते रहूँ। हम गलत काम तो करते हैं, खुद को देखिएगा, मैं भी खुद को देखता हूँ हमेशा। गलत काम तो करता हूँ, और क्या करता हूँ, सुबह उठ के पूजा करता हूँ, या जहाँ भी जाता हूँ किसी मंदिर के सामने से, दरगाह के सामने से
किसी इसके सामने से, कोई चर्च के सामने से जाता है और किसी इसके सामने से जाता है, चलते-चलते ऐसे कर लेता है, चल पड़ता है, बराबर है ना? गाड़ी है, गाड़ी चलाते-चलाते कार चलाता है, ऐसे करता है या झुकता है, ऐसे करता है, चल पड़ता है। हमारा सर झुकता है उसके सामने, मगर हमारी आत्मा पवित्र होना है। तो देवता की संकल्पना वो है, जब मैं अपने मन के अंदर, जब मैं अपनी आत्मा में ईश्वर को देख पाऊं, तो उस समय मुझे बाहरी किसी भी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं। तो ये लिखा है उसमें कि प्रतिमा का निर्माण तब हुआ जब हम अपनी आत्मा में उसको, उसके लिए शब्द यूज किए हैं, सन्यासी शब्द यूज किए हैं। मगर वो सन्यासी कितना ये है शब्द ठीक मुझे नहीं पता है, वो हो सकता है मैं उसको नहीं समझ पाया हूँ। तो जो सन्यासी अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को देख सकता है, उसके लिए किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं। मगर जो नहीं देख पाता है, उसके लिए प्रतिमा का, ईश्वर की प्रतिमा का निर्माण हुआ, ऐसा वो वर्णन उसमें आया है। मैंने उसके बारे में वो श्लोक वगैरह लेकर के सारा प्रतिपादित किया है। मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा आपके साथ, आप उसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ हमारी जो कंसेप्ट हो रही है, तो टूरिज्म के कंसेप्ट्स में ये सारी बातें जब हम देखते हैं, भारत का ये सारा द्वैत, अद्वैत सिद्धांत और ये सारा शैविज़्म, वैष्णविज़्म और भी कई सारे इज़म्स हैं। तो ये सब में एकता निर्माण करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए। अब संत तुकाराम जी की भी जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसी कई सारी बातें इसके बारे में लिखी है। तो ये बात संत नामदेव हो, शंकराचार्य हो, कई इसमें हमें दिखाई देती है। अब भारत की बात हम 16वीं शताब्दी के बाद जब करते हैं या 13वीं शताब्दी को लेकर के भी आगे करते हैं, तो इसमें हमें, जैसे इस्लाम हमारे देश में आया, तो इसमें भी जैसे सुन्नी है, शिया है, मगर कट्टरता जब फैली तो कट्टरता को जोड़ने के लिए एक प्रयास हुआ, एक इज़्म तैयार हुआ। उस पंथ का नाम क्या है, कोई बता सकता है? उन्होंने भी बहुत ट्रैवल किया देश में, कोई बता सकता है? इंडो इस्लामिक कल्चर हम बोलते हैं ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो इंडो इस्लामिक कल्चर स्प्रेड करने में जो सबसे ज्यादा योगदान जो था, मुगल हाँ? मुगल मुगल्स नहीं नहीं नहीं, वो कोई डायनास्टी नहीं है, वो सल्तनत नहीं है। इट्स एन वन स्पेसिफिक सेक्ट, उसका नाम बताइए। सूफीज्म। आपको शायद पता होगा कि सूफी जो थे, सूफियों ने पूरे देश में, व्हाट इज अजमेर का दरगाह क्या है हमारे यहाँ, जैसे मैंने गुलबर्गा का ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह का, या हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कंधार है, उदगीर है, तो ऐसे कितने तो प्लेसेस है। सूफीज्म किस लिए था, व्हाट इज द, क्या कंसेप्ट था? सूफीज्म ये धर्म में जो कट्टरता है उसको डाइल्यूट करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करना, जोड़ना, ये जो बात थी, तो ये बात थी। कबीर पंथ क्या है, व्हाट इज कबीरा? तो वो हिंदू और इस्लाम को बहुत शब्द उसमें जोड़ देते हैं। तो इसको हमको समझना होगा कि ये भारत में कई बार ऐसा प्रयास हुआ है कि जब भी संस्कृति में, जब भी किसी धर्म में कट्टरता निर्माण होते हुए दिखाई दी, भारतीयत्व को लेकर के जो लोग काम कर रहे थे कि नहीं नहीं भाई, हमारे देश में तो एटलीस्ट जो है वो दंगा फसाद नहीं होना है, खून की नदियां नहीं बहनी है, इंसान को इंसान से जोड़ना, ये प्रयास निरंतर किया गया इस देश में। और यही भारतीयत्व को लेकर के जो है हम देखेंगे तो टूरिज्म बहुत सालों से पहले से चल रहा है। अथर्ववेद की अगर बात करते तो अथर्ववेद में ऐसे कितने तो भी वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। तो सामवेद की भी बात देखेंगे, हमारे संगीत की बात हम करते हैं, सामवेद में जितने संगीत के प्रकार आए हैं, फोक कल्चर को लो या क्लासिकल कल्चर को ले, क्लासिकल म्यूजिक को ले या फोक म्यूजिक को ले, तो उसको देखेंगे तो इतने असंख्य गायन प्रकारों के नाम आए हैं, इतने ट्राइब्स के नाम उसमें आए हैं कि वो देखते ही समझ देते हैं कि लिखने वाले ने कितना ट्रैवलिंग किया। क्योंकि यक्ष, गंधर्व, किन्नर और ये ऐसा बोलते-बोलते वो ऐसे नाम लेते हैं कि जो आज भी अंडमान के जंगलों में वगैरह जो ट्राइब्स वो गीत गाते हैं, या मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में गए तो बस्तर प्रांत में गए तो वहाँ ये लोग संगीत जो गाते हैं, उसके संगीत के नाम उसमें आते हैं, यानी उस संगीत प्रकार के नाम आते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हमारे देश में ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म इट्स एन लॉन्ग बैक, और हम लोग जो है उसको आज भी हमारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रॉपर ये नहीं कर पाए। अच्छा चलिए, ये क्यों, इसका कारण क्या था? ये जो टूरिज्म हमारे देश में इतना ये होने का कारण क्या था? क्योंकि हमने कल्चर के साथ उसको जोड़ दिया था। टूरिज्म इतना वाइड पर्सपेक्टिव, इतना स्प्रेड होने का कारण क्या था? बिकॉज़ दैट टूरिज्म व्हिच इज़ कनेक्ट विद द कल्चर, और ये कल्चर के साथ जुड़ा होने की वजह से, या उसके पहले, या कल्चर यानी, मैंने फिर एक बार याद रखिएगा, कल्चर माने तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की पूजा इतना नहीं, हम तो प्रकृति पूजक है भाई।
सिंधु संस्कृति के इसमें अगर आप शब्दों का देखते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? अग्नि देवता, है ना? हाँ, पृथ्वी देवता, हम हमारे पंच महाभूतों का पूजन करते हैं, है ना? जल की पूजा करते हैं, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, उसकी पूजा हम करते हैं। ये इंद्र और श्री कृष्ण की जो कथा आती है गोवर्धन पर्वत उठाने की, वो क्या है? वही तो गुस्सा है ना कि भाई मुझे देने के बजाय उसको दे रहे हैं, पर्वत को दे रहे हैं। तो ये आहुति मुझे मिलनी चाहिए थी, तो नहीं मिली तो गुस्सा हो गए और वरुणराज को बता दिया इतनी वर्षाव करो कि जो है ये सारा गोकुल जो है बह जाए, मगर श्री कृष्ण जी ने उसको उठा दिया। तो ये यानी इसका मतलब क्या है? हम पंच तत्व की पूजा करने वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई ये क्यों इंद्र को तुम दे रहे हो? क्या ज़रूरत है उसको देने की? हमारा लालन-पालन पोषण कौन करता है? तो ये पेड़ करते हैं, पौधे करते हैं, तो ये कहाँ पर है? इस पर्वत पर है, तो चलो आओ गोवर्धन की पूजा करें। तो महाबलीपुरम में जब जाते हैं तो वहाँ बहुत सुंदर शिल्प है उसके बारे में ऐसा उठा हुआ है, पूरा दिखाया है शिल्प के अंदर और सारे गोप नीचे खड़े हुए हैं। इतना बड़ा शिल्प, भव्य शिल्प मैंने पहली बार वहाँ देखा महाबलीपुरम में। तो ये क्या बताता है कि हम पंच महाभूतों के, प्रकृति के पूजक थे। हमारे अंदर भी वही पंच महाभूत है और बाहर भी वही है। तो जिससे मैं बना हूँ, उन्हीं 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी हुई है। तो आप में और मुझ में नफ़रत रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप भी उसी से बने हैं। तो यही है हमारी भारतीय संस्कृति की पूजा पद्धति, कि मैं खुद को देखिए एक बात है, खुद के बारे में भी श्रद्धा होनी चाहिए। तब मैं दूसरों के ऊपर श्रद्धा रख सकता हूँ। आपकी बात पर मैं विश्वास तब करूँगा जब मेरा खुद की अपनी बात पर विश्वास होगा। अगर ये झूठ है तो आप इसे झूठ साबित करके दिखाइए। अगर मेरा खुद की अपनी बात पर विश्वास नहीं है, तो मैं दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। अगर हो तब भी कभी भी मैं तोड़ सकता हूँ। क्योंकि जो खुद ही खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, वो दूसरों पर क्या-क्या विश्वास करेगा? लोग बोलते हैं ना, नहीं सर मेरा अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। भरोसा नहीं है भाई, क्यों नहीं है? है, सिर्फ़ कोई उसको जागरूक करना पड़ता है। बुद्धा बोला ना 2500 साल पहले, अत्त दीप भव, खुद ही खुद का दीप स्तंभ बन जाओ। तो यही तो बात है हमारे इसमें। नचिकेता क्या बोलता है? कठोपनिषद में वही तो बात करता है ना, कि चाहे वो जो है गहन ज्ञान चाहिए मगर किसके लिए चाहिए? कि मैं जान सकूँ मृत्यु के बाद का जीवन भी क्या है? तो ये नचिकेता पूछता है। तो भगवान कृष्ण जब महाभारत खत्म हो जाता है, सॉरी युद्ध खत्म हो जाता है, तो अर्जुन कहता है कि युद्ध से पहले बता दिया गीता, अब याद नहीं रही, युद्ध हो गया, भूल गया मैं, अब फिर से बताइए भगवान। तो भगवान फिर से ब गीता बताते हैं। कभी हमको पता है क्या ऐसा हुआ है? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं ना? उसका नाम है अणुगीता। पूरी भगवत गीता का सार जो बताए हैं, वो है अणुगीता। तो अणुगीता में वो शब्द आता है, तपस्यैव प्रसिद्धन्ते तपो मूलम हि साधनम। क्या है ये? कि तप करने के बाद ही जो है तुमको जो है ये सिद्ध हो सकता है। तपो मूलम ही साधनम, इसका साधन जो है वो तप है। और वो तप क्या है? अब हम शिक्षा का तप यहाँ कर रहे हैं, तो जो विषय हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, सिखाने की प्रक्रिया कभी नहीं हो सकती। अगर आप मन से चाहो तभी सीख सकते हो, ये बात याद रखिए। सिखा कोई नहीं सकता इस दुनिया में, जब तक सीखने वाला सीखना ना चाहे, ये याद रखिएगा। तो मैं सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, फ़ोटो निकालता हूँ, लिखता रहता हूँ, जानने का प्रयास करते रहता हूँ। सो यू विल आल्सो स्टार्ट योर ट्रैवलिंग फ्रॉम इनर साइड। खुद से शुरू कीजिएगा प्रवास, खुद को पहले जानिएगा मैं क्या हूँ। जब आपके अंदर से शुरू होगा कि हाँ, मेरा व्यक्तित्व तो ये है, मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ। ये आपका खुद के अंदर प्रवास कभी भी हो सकता है। बेड पर लेटे-लेटे भी ये जर्नी हो सकता है। मैंने ये कहाँ सीखा था? जब मैं सिक्किम में गंगटोक में था, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी में डेंगसप्पा जी के साथ रहा, तो वहाँ पर मैंने ये सीखा था, खुद के अंदर ही प्रवास करना। तो इसको जो है एक अलग नाम दिए और बाद में हमने कई प्रयोग भी किए इसके बारे में, कई पत्रकारों को लेकर, कई सारे पॉलिटिशियंस को लेकर, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेकर। हमारे यहाँ म्यूज़ियम में आते थे लोग, हम उनको लेकर के ट्रैवलिंग के लिए चलते थे। उसके बाद उनका अनुभव उन्होंने लेटर लिख के भी साझा किया है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने लेटर लिखा, सुंदर लिखा है उन्होंने उसमें। तो पैराग्राफ ही हमारे बारे में उसमें उन्होंने ये किया था। तो बात ये है, अच्छा नीचे वो लिखते हैं योर सिंसियरली एपीजे अब्दुल कलाम। इतना बड़ा व्यक्ति है मगर कोई गर्व नहीं। तो ये बात है इनर ट्रैवलिंग, हम अंदर के अंदर प्रवास करते हैं। फिर होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कब होता है? आपके परिवार को जानिएगा पहले। हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली, जर्नी ऑफ योर फैमिली, मैं इसके लिए ये वर्ड यूज़ करता हूँ, जर्नी थ्रू द एजेस। जर्नी थ्रू द एजेस, बट ऑफ व्हाट? ऑफ योर फैमिली। अपने माता-पिता के संस्कारों से वो जो भरे हैं ना खचाखच उनके अंदर, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए, लिखित करने का प्रयास कीजिए। यादें मेरे अपने माता-पिता की, मैंने कभी लिखी है? नहीं। मैंने एक बार प्रयास किया क्योंकि मेरे बेटे ने एक बार मुझे ये सवाल पूछा था कि स्कूल ने ये कहा है कि पापा आप अपना जो है एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिख के
एक पेज में मुझे दीजिएगा। मैं सडनली शॉक हो गया। ऐसा कोई भी स्कूल बता सकता है कि अपने माँ-बाप की मेमोरीज़ को लिखना है, ये स्कूल ने बताया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर उसके साथ-साथ फैमिली ट्री भी देना था। फिर मैंने सोचा मैं अपनी यादें लिख सकता हूँ, तो अपने माता-पिता की क्यों नहीं लिख सकता? तो पिताजी तो अभी है नहीं मगर माँ है, तो माँ से पूछा तो माँ ने कई बातें बताई, वो लिखी। फिर हुआ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मैंने ये सोचा कि मैं अपनी क्यों लिखूँ, अपनी पत्नी की भी लिखूँ, पत्नी के माता-पिता के लिखूँ। तो उसने अपने माता-पिता को फ़ोन किया। जब हमने लिखा तो एक बात ऐसी सामने आई कि मेरी माँ और मेरे पत्नी के पिता दोनों क्लासमेट थे। अब ऐसे लिखते-लिखते हम 8th जनरेशन तक पीछे चले गए। 1857 का जो वॉर हुआ था उसमें हमारे फैमिली से कौन था ये तब हमें पता चला। 1818 में जब मराठा सत्ता का ये हुआ और ब्रिटिशों ने महाराष्ट्र में ये साम्राज्य किया, उस समय हमारा कौन उसमें सेना में पुणा की सेना में कौन लोग थे वो सब पता चला। यानी ऐसी कई बातें उसमें से उस मेमोरीज़ को लिखते-लिखते याद आई। तो दिस इज़ व्हाट जर्नी थ्रू द एजेस। ये प्रवास है, यादों का है, इट्स एन मेमोरी। सो यही यादें हैं कि जिसको हम लिखित किए। आप भी ये प्रयास कर सकते हैं। माँ को पूछिएगा कि जन्म कब हुआ, उस समय का कैसे था, पढ़ाई कैसे हुई, किसका प्रभाव जीवन में रहा, ऐसी बातें जो भी आपको लगता है पॉइंट आउट्स आप कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शेयर करें, कर सकते हैं, नहीं करें। अगर आपको कुछ पूछना हो कि कैसे पॉइंट्स होने चाहिए, हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो ये माता-पिता, दादा-दादी आपके इस पास जो सबसे बुजुर्ग दिखते हैं उनसे शुरू करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंटेशन पक्का होगा। उसके बाद का प्रवास शुरू होता है हमारे आजू-बाजू के जो मॉन्यूमेंट्स है, क्योंकि वो धरोहर के प्रतीक है ना हमारे बाजू में, तो सैकड़ों सालों तक आप लोग को हज़ारों साल तक ले जाएँगे। ट्रेडिशन जो है आपको और भी पीछे ले जा सकती है। मॉन्यूमेंट से ज़्यादा जो है ट्रेडिशंस ले जाती है। टेंजिबल हेरिटेज से ज़्यादा इंटेंजिबल हेरिटेज हमारी जर्नी को दिखाता है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए तो मैं यात्रा का उदाहरण दे पाया। मेरे पास मंदिर का उदाहरण अगर मैं पंढरपुर विठला का बोलूँ, तो 800 का, मगर यात्रा का, वारी का वर्णन या हमारे देश के तीर्थाटन का उल्लेख हज़ारों साल से हमें प्राप्त होगा। मैंने विहार का उल्लेख आपको बताया, मगर विहार जो निर्माण हुए, तो विहार के 2 कांसेप्ट है, घुमक्कड़ के भी था, मगर दूसरा भी एक था कि जब हम स्तूप की बात करते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था। तो हाउ इट्स डेवलप्ड, तो उसमें मैंने ये सारी प्रक्रिया को बताया था। मैं वो लिंक कुछ शेयर करूँगा, उसको भी देखिएगा, फिर उसके बाद जो है, आप भी इसको समझ लेंगे। सो नाउ इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क। अब कुछ अगर सवाल है तो पूछिएगा। कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ हमने हमारे पर्यटन को जोड़ा, इसलिए हमारे इतने सारे उदाहरण हम देख पाए। सिर्फ़ गलती ये हुई, हमने उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके उसको हमारे सिलेबस में हम अब तक इंक्लूड नहीं कर पाए, इसलिए हमारा लिखना भी शुरू है। जो वॉल्यूम्स लिख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ जब लिखा मैंने किताब भी, वो दुःख भी था, एक अलग व्यू भी था कि मैं तो लिखा, 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 शिव ही मन में समा। शायद हो सकता है मेरा नाम भुजंग हो इसलिए ऐसा हो सकता है। मगर भुजंग तो विष्णु जी के भी पास है ना, क्योंकि वो उसी के ऊपर सोते हैं। तो हमारे सच्चिदानंद जोशी जी जो आईजीएनसीए के अध्यक्ष है, मेंबर सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा और 5 खंड लिख दो, हम पब्लिश कर देंगे। अब वो लिखना शुरू हो गया। तो आप भी जब चाहते हैं कि इस तरह से लिखना है, कुछ अगर आप लिखते हैं, आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, पब्लिश करना है, मोस्ट वेलकम, कभी भी स्वागत है। पब्लिकेशन के लिए, किताबों के प्रकाशन के लिए हमारे पास आप माँगोगे उतने फंड हमारे पास अवेलेबल है। आपको ये लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि कौन लिख सकता है? हम लिख सकते हैं क्या? खुद को सवाल पूछिए, हम लिख सकते हैं क्या? मैं 2 ही उदाहरण, 1 ही उदाहरण देता हूँ, 2 क्यों? 1 ही उदाहरण देता हूँ। कोरोना जब शुरू हुआ था, शायद दीक्षिता जी उस हमारे कोर्स में थी। तो हमारे कॉलोनी के 5वीं, 6th और 8th क्लास की 3 लड़कियों को हमने हमारे यानी वैसे तो पूरा कॉलोनी के बच्चे हमारे घर में ही खेलते रहते थे। इसका कारण था मेरा ही बेटा छोटा था, तो सब परिवार ही और पूरा कॉलोनी परिवार था। मोबाइल में पढ़ना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा कभी हमारे बच्चों ने किया ही नहीं था। हम तो स्कूल में जाके पढ़े, उनको मोबाइल पे वो बोर हो जाते थे, बोलते थे ये क्या सिखा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम बोलते थे चलो उसका टेंशन छोड़ दो, और माता-पिता को भी ये बताया था मोबाइल के सामने ज़्यादा बच्चे नहीं रहना है तो भेज दो। हम सब खेलते थे दिन भर, सब बिल्डिंग को पता रहता था कि हाँ, आज बोबड़े सर घर में हैं, ये इतनी आवाज़ आ रही है, शोरगुल हो रहा है। फिर खेलते-खेलते हमने उनको धीरे-धीरे बताया, चलिए कितने लोगों को कंप्यूटर चलाना पसंद है, लैपटॉप चलाना? तो बच्चे हाँ, हाँ, हमको खुशी। तो घर में 2-4 लैपटॉप और कंप्यूटर सारा लाके पहले ही रखे थे। तो वो खोल के उनको कैसे लिखते हैं, वर्ड फाइल में नाम कैसे टाइप करते हैं, वहाँ से लेकर प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाते हैं, पीपीटीज़ बनाने की शुरुआत उनको सिखाई। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, हम कैसे देखना है, बाहर कैसे जाना है, फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करना है, लिखना कैसे, ये छोटी-छोटी बातें धीरे-धीरे उनको बताई। हुआ ये कि उन्हीं बच्चों में से
एक 5वीं कक्षा की लड़की भक्ति और दूसरी 6th क्लास की लड़की मानसी चंदनकर और एक 8th क्लास की लड़की वैष्णवी पाटिल। तो ये 3 लड़कियों ने, हर लड़की ने एक-एक किताब लिखी। पहली 5वीं कक्षा की लड़की ने भारत की भोजन संस्कृति के बारे में किताब लिखी। 6th क्लास की लड़की ने भारत के प्राचीन खेल जो है उसके बारे में लिखा और तीसरी लड़की ने संग्रहालयों के विविध प्रकार विश्व भर के 171 प्रकार के संग्रहालयों की जानकारी उसने लिखी प्रोडक्ट। और ये तीनों किताबें हमने जो है ई बुक के स्वरूप में पब्लिश कर दी, जिस समय 29 यूनिवर्सिटीज के सारे लोग थे और हमारे कलेक्टर और सारे लोग उसमें सहभागी हुए थे। तो उनके नाम के नीचे उनके स्कूल का नाम लिखा हुआ था, उनके प्रिंसिपल भी उस सेशन में थे, उनके आंखों में आंसू थे कि मैं अपने जीवन में एक किताब नहीं लिख पाया, मगर मेरे स्कूल की पढ़ने वाली 5वीं कक्षा की बेटी एक किताब लिखी है और आपने आज उसको पब्लिश किया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये बात हम भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत तो कीजिए, जब आपको लगता है कि करना है, तो शुरुआत कीजिएगा। लोग यही सोच के नहीं लिखते कि पब्लिश कौन करेगा। मैंने भी साथ ये पहली बार हुआ था क्योंकि मैंने पहली किताब लिखी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी फ्रॉम इंडियन सोर्सेस, मैंने तो मराठी में लिखी थी। लेके घूमता था कि कोई पब्लिश करेगा क्या, कोई पब्लिशर नहीं तैयार हुआ। जब हमारे डेक्कन आर्कियोलॉजी के चेयरमैन जो थे उन्होंने पढ़ा, उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने पैसिव पब्लिकेशन को भेज दिया। उन्होंने एक साथ उसको 8 देशों में पब्लिश कर दिया। पहली किताब से जितने पैसे मिले, भारत में उसकी 1100 कॉपी बिक्री हुई, मगर कनाडा में अब तक उसकी 26,000 कॉपी बिकी हुई। आज भी मुझे रॉयल्टी उसी में मिलती है। तो उन्हीं पैसों से फिर मैंने ये सारा काम शुरू किया। आज भी वो पैसा मैंने ऐसे रखा है, सिर्फ पब्लिकेशन के लिए रखा है। तो अगर आप कभी भी कोई किताब पब्लिश करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए, ज़रूर बताइए, बट इट मस्ट बी योर ओन वर्क, ऑनेस्ट वर्क होना चाहिए। हम कभी भी उसको तैयार हैं पब्लिश करने के लिए। भारतीय धरोहर को लेकर के, किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमको हमारे नोट्स जो हम लिख रहे हैं, सेशन के नोट्स जो आप अभी लिख रहे हो, उसको भी आगे चल कर के एक सिलेबस बुक अगर आप चाहते हो कि आपके ही नाम से पब्लिश हो, मोस्ट वेलकम, लिखिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि नोट्स लिखना कंपल्सरी है। उसमें आपको एडिशन करना है कीजिएगा, टाइप करना है कीजिएगा, भेजना है पब्लिश करना है कीजिएगा, मगर कीजिएगा ज़रूर, करना ज़रूरी है, डल नहीं रहना है। क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं कल भी मुझे फ़ोन आया था रात को, हमारे संत जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने पूछा था कि अगर किसी दिन ऐसा हो जाए, आज वो नहीं है, उन्होंने परमिशन लिया था, मैं आज उपस्थित नहीं रह पाऊँगा तो चलेगा क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग का लिंक हम आपको भेज देंगे। तो कुछ बार ऐसा होता है कि हम भी बाहर होते हैं, तो कुछ समस्या होती है तो हम रिकॉर्डेड लिंक की सेशन आपको भेज देते हैं। मगर वो सुन के आपको लिखना आवश्यक है। उसके साथ-साथ आप भी जब आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये लिखा है, अभी मेरा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको बताना आवश्यक है। तो 2 फॉर्म में हम बता सकते हैं। सेशन आप लाइव ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा, कोई भी 5 मिनट का पहले आप मुझे बताइए, फिर उसके बाद हम करें। फिर दूसरा है कि हम किताब के रूप में रिसर्च पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स के रूप में हम उसको पब्लिश करते हैं। इफ यू विल स्टार्ट टू राइटिंग फ्रॉम टुडे, कल नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिएगा। 1 पेज भी अगर आपके नोट्स हर रोज लिख जाते हैं, तो याद रखिएगा, मगर नोट्स जो हमने बात की उसके नहीं, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको जो भेजेंगे, किताबें भेजेंगे, उसको पढ़ के भी अगर हर रोज 1 पेज लिखेंगे तो साल के बाद कितने होंगे? 365। मान लीजिए 65 दिन छोड़ देंगे, आप 65 डेज़ कहीं बिज़ी है, कहीं प्रोग्राम है, शादी है, खाना-वाना, नाचना-गाना, वो तो चलता है, मैं भी घूमते रहता हूँ। तो 300 पेजेज़ लिखेंगे, तो एक बुक हो जाती है, नहीं होती? ठीक है ना? तो आप चाहे तो पहले उसको आर्टिकल्स, अगर आपके 10 पेजेज़ 6 पेजेज़ हो जाते हैं, तो एक आर्टिकल बन जाता है, बराबर है ना? एक रिसर्च पेपर बन सकता है और उसी को अगर समझो आप कंटिन्यू करते रहे, तो 300 पेजेज़ की एक बहुत अच्छी किताब बन जाती है। 300 पेजेज़ बुक्स इज़ एन एक्सीलेंट बुक। 200 पेज की भी बन जाती है, 100 पे बन जाती है, मगर 300 पेज का एक एक्सीलेंट हम मानते हैं। तो 1 साल की एक बुक हो जाती है। मैं 1 साल में 2 किताबें, अब तक मैंने ये निरंतर रखा है, इसीलिए मैं 21 किताबें लिख पाया। क्योंकि मेरा 15 वर्ष का ये है, मगर 15 वर्ष का शुरुआत 2007 में जब हुई थी, पहले 5 साल तो मुझे अध्ययन करने के लगे, उसके बाद मैंने शुरू किया। तो 21 हो गई, अभी 22वीं किताब भी तुरंत हो जाएगी। तो 11 साल जो है, तो निरंतर हर साल 2 किताबें पब्लिश होती रही। तो आप भी इस तरह से जो है खुद को रोकिए मत, लिखते रहिए, करते रहिए और छोटा से छोटा भी अगर कुछ हो, अगर आपको लगता है कि ये सबके साथ मैं शेयर करूँ, फेसबुक पे लिख सकते हैं। 10 लाइनें लिखिए, 20 लाइनें लिखिए, कोई बात नहीं। या नोट्स लिखेंगे तो मैंने जैसे कहा, नोट्स लिखिए, फ़ोटो निकालिए, व्हाट्सएप कीजिए, वो डाटा आपके पास रहेगा। या मेल डालते जाइए, ईमेल आईडी आप सबके पास है, director@heritage foundation, सॉरी KRC@rf@gmail.com वाला आपके पास है।
या चाहिए तो मैं अभी यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, उसके ऊपर आप मुझे मेल करते जाइएगा जो भी नोट्स आप लिख, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। आप अगर कहीं डिलीट भी हो गया तो आपने जो मुझे मेल किए है वो मेल में आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने शेयर किया है, उसको आप कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए krcrfrf@gmail.com। तो इस पे आप लिख सकते हैं। दूसरा एक पर्सनल ईमेल आईडी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बहुत आसान है, बी मेरा नाम है और मैन्युस्क्रिप्ट याद रखता है gmail.com, b.manuscript@gmail.com। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन नाउ? किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस? ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल स्टॉप आवर टुडे सेशन हियर एंड प्लीज शेयर योर नोट्स। बोलना नहीं जी, कुछ बोलना है किसी को? ओके, ठीक है, तो हम मिलेंगे और जो भी सवाल होंगे आपके वो जरूर पूछिए। जी हाँ, सॉरी, जस्ट यही कंफर्म करना था कि आज शाम में भी सेशन होगा ना? हाँ हाँ, जी जी। शाम में भी होगा, है ना? नहीं चाहते हैं तो बताइएगा कृपया, सारे लोग एक साथ आप नहीं बोल नहीं सकते नहीं, हैं कि हाँ, कि जस्ट कंफर्म कर रहे थे सर, वो बहुत थोड़ा बोर हो क्लियर गया नहीं सर था कि आज। संडे को दोनों है या संडे को एक सेशन है, वैसा वो हाँ, क्लियर नहीं ये था। बड़ा मुझे भी पता है, बहुत अन्याय होता है कि संडे का दिन तो एंजॉय करने को होता है, हमको तो बैठना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि पर्सनल मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। अगर मुझे जितने लोग हैं आधे से ज़्यादा के मैसेज अगर मिल गए व्हाट्सएप में, तो हम उसके लिए एक ऑप्शन रखेंगे, लाइव सेशन के बजाय हम आपको रिकॉर्डिंग लिंक भेज देंगे। मैं रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूँगा, आप कभी भी आराम से देख सकते हैं। फिर आप रात को देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, नो प्रॉब्लम। ओके, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। बट आई नीड परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ, आप सबके परमिशन की आवश्यकता है जब हम इसको करें। कल रात भी उन्होंने मुझे वही बताया था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा मैं पहले सबको पूछूँगा, अगर सभी ने परमिशन दिया तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू वन्स अगेन, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर।